हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस यूनिट 3 जावा वन शॉट में, जिसमें हम यहाँ पे जावा न्यू फीचर्स के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि स्विच एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस, एनोटेशन, जावा मॉड्यूल सिस्टम, जितने भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। इसकी मैंने क्या किया है, आपको एक सिंपल पीडीएफ भी बना करके दे दी है, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है देन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो सिंपल आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट है जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 का वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको देखना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यूनिट 1 शॉर्ट ये मैं बनाया हूँ, यूनिट 2 यूनिट 3 ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, और अगर आपके पास टाइम कम है देन आपके लिए ये वीडियो है। अगर आपको इसको एक्सप्लेन में देखना है और ज्यादा ही डिटेल में देखना है तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये आप यहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का मिल जाएगा। तो प्लीज फॉलो दिस सीरीज। अगर आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, कोड के साथ में, अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझने हैं। ओके, और तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। वेल, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन को डिस्कस करूंगा। स्विच एक्सप्रेशन है ये हमारा एडवांस टॉपिक है, क्योंकि आपको इस जो हमारी यूनिट है उसका नाम ही है जावा न्यू फीचर्स। तो नाम क्या है हमारे यूनिट का? नाम जावा न्यू फीचर्स है। तो इसमें क्या होने वाला है, हम जावा के क्या करने वाले न्यू फीचर्स के बारे में हम सब लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द बेसिकली बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। तो अब जैसे मैंने बताया कि जो स्विच है इसको हम सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो स्विच स्टेटमेंट्स थे वी विल ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट यूनिट, और वहां पे हम सब लोग पढ़े थे। जो वो स्विच स्टेटमेंट्स थी उनको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल स्विच। ओके, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनको बोलेंगे मॉडर्न स्विच, और इसको ही हम बोलते हैं स्विच एक्सप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब डेब्यू किया गया एज अ प्रीव्यू फीचर, मतलब जस्ट टेस्टिंग के लिए यहाँ पे जावा 12 वर्जन में यहाँ पे इसको फीचर किया गया। वही कि उसके बाद में इसको मतलब अच्छे से टेस्टिंग हो गई, बढ़िया से काम करने लगा ये फीचर। देन उसके बाद में क्या किया गया, इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। कहाँ पे? जावा के 14 में। ठीक है, जो जावा का 14 वर्जन आया तो ये इनहेंस कर दिया। क्या इनहेंस किया? जो ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट थी इट इनहेंस्ड बाय द बिकॉज इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे थे। यहाँ पे जो केसेस थे तो मल्टीपल केसेस जो रिपीटिशन थी उसको भी हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाए। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स द कोड कॉम्पैक्ट एंड इजी टू रीड। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके कुछ फीचर्स हैं, वी विल डिस्कस ओवर हियर। तो फर्स्ट फीचर है नो नीड फॉर द ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखो ब्रेक का कीवर्ड तो आप जानते होंगे। तो ब्रेक क्या करता था, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हो या ब्रेक कीवर्ड लिख सकते हो। जो ब्रेक कीवर्ड था ये क्या करता था, हमारे जो केस का फ्लो होता था फॉल थ्रू को यहाँ पे रोकता था। किसको रोकता था? जैसे केस 1 है, लास्ट में आपको अगर केस 1 एंड हो गया तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद केस 2 लिखना होता था। देन आफ्टर दैट आप कुछ स्टेटमेंट लिखते थे, उसके बाद यहाँ पे क्या करते थे, ब्रेक का यूज करते थे। सपोज अगर केस 1 एग्जीक्यूट हुआ तो ये पूरी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं, आफ्टर दैट ये ब्रेक क्या करेगा, यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देगा कि जो नेक्स्ट केस है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं यहाँ पे राइट नहीं करता ब्रेक स्टेटमेंट को, देन केस 1 भी एग्जीक्यूट हो जाता, केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाता, और जो इनके जो कोड लिखा है मैंने, ये यहाँ पे ये वाला भी एग्जीक्यूट होता है, ये वाला भी एग्जीक्यूट होता, और प्रोग्राम कहाँ पे टर्मिनेट होता है? इस वाली ब्रेक वाले पोजीशन पे। समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक किस लिए यूज किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख सकते हो, यहाँ पे एरो का यूज करने लगे। ये एरो क्या करता था, यहाँ पे क्या करता था, नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे मॉडर्न जावा में यूज करने वाले हैं। तो ये इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट देख सकते हो, कैन रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली असाइनिंग टू अ वेरिएबल। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्विच एक्सप्रेशन है इट कैन डायरेक्टली रिटर्न द वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं स्विच एक्सप्रेशन। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ट्रेडिशनल स्विच था उसको हम स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। सो दिस इज द सिंपली
डिफरेंस बिटवीन द स्विच एक्सप्रेशन एंड स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एज यू कैन सी यहाँ पे कंपैरिजन टेबल लिखा हुआ है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट वी विल जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कोड है। अब इस कोड में देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, क्लास लिखी है। ये हमारी सबसे पहले वी हैव टू राइट अ जावा क्लास। विदाउट जावा क्लास वी कैन नॉट राइट अ सिंगल कोड इन अ सिंगल फाइल, क्योंकि आपको पता है कि जावा का जो कोड होता है वो क्लास से ही स्टार्ट होता है, और वो क्लास कैसी होनी चाहिए, जो फाइल का नेम होता है। ये तो मैं आपको पहली यूनिट से बताता आ रहा हूँ। वहीं पे देख सकते हो सेकंड ये क्या है, ये हमारा मेन मेथड होता है। इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, इसको ड्राइवर कोड बोलते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल को मुझे कहाँ पे पास करना पड़ेगा, स्विच के अंदर पास करना पड़ेगा इन द ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट। ओके, अब उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो केस 1, केस 2 एंड केस 3। यहाँ पे मैंने 3 केसेस पे क्या किया, मैं रिजल्ट क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, वीकडे। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि अगर मंडे आया, फ्राइडे आया, संडे आया, तो हम इन तीनों में से कोई भी इन सिंगल वैल्यू आती है, देन हमारा आंसर क्या होने वाला है, वीकडे आने वाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक किस लिए कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉल थ्रू ना हो। फॉल थ्रू आई होप समझ में आया होगा कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो मल्टीपल केसेस यहाँ पे रन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे केस 1, केस 2 और यहाँ पे केस 3, ये जो 3 केस थे, केस मंडे, केस फ्राइडे, केस संडे, अब ये क्या हुआ कि देखो इनके बीच में ब्रेक नहीं लगाता, इसीलिए ये तीनों एक ही साथ में एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ना, इस वाले जो 4th केस पे बात करें तो यहाँ पे ट्यूसडे है। ट्यूसडे होगा तो रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, और यहाँ पे ब्रेक कर देगा। और यहाँ पे केस सैटरडे, केस थर्सडे एंड केस सैटरडे पे क्या होगा, ऑलमोस्ट द वीकेंड आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट में यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। एंड लास्ट में हमारी जो फाइनली हमारी जो केस कंडीशन है यहाँ पे वेडनेसडे के लिए है। अगर वेडनेसडे किसी यूजर ने डाला देन वी हैव टू प्रिंट मिड वीक। ओके, तो ये रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब देखो लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई ऐसा 7 डेज होते हैं, आपको पता ही कि हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। अब जो ये डेज है, अब सपोज कोई 8वां डेज, कोई ऐसा बंदा है जिसको पता नहीं, कोई दूसरा एक अलग टाइप का डे डाल दिया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी ना, तो उसको हम सब लोग शो कराने वाले हैं यहाँ पे एरर। हम यहाँ पे एरर शो करा देंगे, सो योर इनपुट इज इनकरेक्ट। जो आप डे डाल रहे हैं, सॉरी, वो आपके यहाँ पे रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी यहाँ रिडंडेंसी है, रिडंडेंटी है जो हमारे इस कोड में, उसको मैं हटाने वाला हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे 3 बार केस आया, तो हम कुछ इस टाइप से भी तो लिख सकते थे। थोड़ा सोचने वाली बात है। केस मंडे भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे फ्राइडे लिख सकते थे, और यहाँ पे क्या किसको लिख सकते हैं, संडे को भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम कॉमा सेपरेटेड भी तो लिख सकते हैं। 3 बार केस लिखने की क्या जरूरत है। तो देख सकते हो ये जो 3 लाइन का कोड था, एंड वी हैव टू राइट 3 टाइम्स केस, और उसको मैंने क्या किया, एक बार में ही मर्ज कर दिया। तो कुछ इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जावा स्विच एक्सप्रेशन है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे जो रिजल्ट है, देखो रिजल्ट वाला भी कोड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार देखो रिजल्ट हर जगह पे रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, स्विच, ये पूरा कोड लिख देंगे। ये वाला जो पूरा कोड है उस रिजल्ट के अंदर, मतलब जो ये पूरा डेटा होगा वो कैसे होगा, जो इससे वैल्यू रिटर्न होगी वो कहां पे आ जाएगी, रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज द सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हम देख सकते हो कि जो स्विच एक्सप्रेशन है, वो जो मॉडर्न कोड है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। हम मंडे के लिए आई वांट टू टेस्ट इट, अब यहाँ पे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विच एक्सप्रेशन लगाया। देखो मैंने कहा था जो मुझे रिजल्ट के अंदर वैल्यू लेनी है, जो बार बार मैं वैल्यू ले रहा हूँ अलग अलग रिजल्ट की, उसको मैंने अलग से ले लिया। कि मैंने कहा कि जो ये वैल्यू है, मैंने बताया था कि जो स्विच एक्सप्रेशन होती है ये वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, बट ऑन द अदर एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द स्विच स्टेटमेंट, वो नहीं रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो केस मंडे, फ्राइडे, संडे, अगर 3 डेज आते हैं देन वी हैव टू प्रिंट अ वीक डे। ओके, सिंपल। एंड अगर केस ट्यूसडे आता है तो आपको जस्ट सिंपली आपको ट्यूसडे प्रिंट करना है। मतलब तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कहां पे, ये रिजल्ट के अंदर वैल्यू रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एरो का, स्लिक एरो का यूज करना पड़ेगा, इसको हम सब लोग स्लिक एरो बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड केस क्या बना, थर्सडे है या सैटरडे है, इफ थर्सडे एंड सैटरडे वी फाउंड देन वी हैव टू प्रिंट द ऑलमोस्ट द वीकेंड।
ओके। एंड केस 4 में क्या है, केस 4 में वेडनेसडे है, वेडनेसडे अगर आता है देन यहाँ पे सिल्क एरो का यूज करके यहाँ पे मिड वीक लिख देंगे। अब ये जो मिड वीक है अगर वेडनेसडे आएगा देन रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, मिड वीक चली जाएगी। आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी क्योंकि आप बीटेक 4th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी क्योंकि आप सी में भी पढ़ के आ चुके होंगे, यहाँ पे और भी पाइथन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़े होंगे, तो इससे आपको कोडिंग में तो आपको ज्यादा यहाँ पे समझाने की आई होप ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट जैसे आप वहां पे लगाते थे ट्रेडिशनल में, एज सिंपल एज यहाँ पे लगा सकते हो। डिफॉल्ट में बस यहाँ पे सिल्क एरो यूज कर लेना। थ्रो कर रहा है एक इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जब कोई भी यहाँ पे डे इनवैलिड डालोगे देन ये क्या होगी, एरर थ्रो हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो जो सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ये क्या करेगा, आपका रिजल्ट प्रिंट करेगा बेस्ड ऑन दिस स्विच एक्सप्रेशन। ओके, वेल मैं यहाँ पे अब कंपैरिजन करने वाला हूँ ट्रेडिशनल स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशन के बीच में। अगर आपको एग्जाम में आएगा देन आपको सिंपल क्या करना है, यही कंपैरिजन टेबल एज इट इज छापनी है और आप अच्छे से यहाँ पे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको सिंटेक्स को देखना है कि सिंटेक्स ट्रेडिशनल में क्या होता था, आपको केस और ब्रेक हर एक ब्रांच के लिए लिखना पड़ता था। बट ऑन द अदर हैंड मैं बताऊं कि स्विच एक्सप्रेशन में आप स्लिक एरो का यूज करते हैं, आप ब्रेक को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिए। समझ में है ना? तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट था, ये ब्रेक जो होता था ये किस लिए यूज किया जाता था, प्रिवेंट करने के लिए, फॉल थ्रू ना हो। फॉल थ्रू का मतलब है अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मोर देन वन केसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक साथ रन कर सकते हैं। अगर आप फॉरगेट कर गए ब्रेक को तो वहां पे आपकी लॉजिकल एरर आ सकती है और लॉजिकल एरर मेजॉरिटी केस में आएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्विच एक्सप्रेशन होती है, वी डोंट रिक्वायर्ड अ ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट बोल सकते हो, ब्रेक कीवर्ड बोल सकते हो। वहीं पे रिटर्निंग अ वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न डायरेक्टली नहीं कर सकती है, इनडायरेक्टली कर सकती है। जैसे यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बना लिए और यहाँ पे हम क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर जो इनसाइड द केस जो हमारा ब्लॉक होता है उसके अंदर वैल्यू को सेट कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मेथड वी कैन सेट द वैल्यू, लेकिन डायरेक्टली नहीं सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया था, रिजल्ट इक्वल्स टू स्विच लगाया था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल केस लेवल्स की बात करूं, अगर आपके पास मल्टीपल केस लेवल्स आ जाते हैं, एज यू कैन सी, जैसे यहाँ पे केस मंडे था, केस फ्राइडे था एंड केस संडे था, तो आप क्या कर सकते थे, 3 बार केस लिखना पड़ा और सबको अलग अलग लिखना पड़ा। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मॉडर्न जावा स्विच केस में, कि हम केस लिख करके तीनों को क्या कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, अलाउ मल्टीपल लेवल्स कंबाइंड विद द कॉमास। एंड वर्बेसिटी की बात करें सो मोर वर्बस विद द रिपीटेड केस एंड ब्रेक। आपको यहाँ पे बार बार अगर हो सकता है 200-300 बार अगर केस लिखने पड़ गए देन इट मेक्स द वेरी लेंथी कोड, वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन नॉट रीड इट। सो दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडर्न जावा में चेंज कर सकते हैं सो दैट इट विल बी बिकम अ मोर कंसाइज एंड द रीडेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हमारा बेसिक यहाँ पे फंडा होने वाला है स्विच एक्सप्रेशन का, जो कि ये जावा न्यू फीचर्स का है। आई होप अगर आप अभी तक नहीं यूज कर रहे थे देन आज से इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, ये हमारा क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा कोड को रिड्यूस करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जो हमारे यहाँ पे और भी जैसे हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि जो इसकी लेंथ होती है कोड की वो भी कम करता है। ठीक है, वेल अब हम यहाँ पे यील्ड कीवर्ड की बात करेंगे। तो यील्ड कीवर्ड देख सकते हो यहाँ पे बहुत इजी है, यूज टू विद इन अ स्विच एक्सप्रेशन। जब आप स्विच एक्सप्रेशन यूज कर रहे होंगे वेयर वी कैन यूज द यील्ड कीवर्ड एंड ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू फ्रॉम अ केस ब्लॉक। जब आपके पास जब केस ब्लॉक होगा, मतलब जैसे आप केस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे केस लिखा, अब केस के अंदर आप बहुत सारी कोड लिख सकते हैं, लाइंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या इट इज पॉसिबल। तो जब चीजें लिख लेते हैं देन आप सिल्क एरो के बाद में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यील्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप रिटर्न का यूज करते थे वैसे उसकी जगह पे आपको यील्ड का यूज करना है। दैट इज सिंपल एज दैट। ओके, सो व्हेन यूज द केस इन्वॉल्व द मल्टीपल स्टेटमेंट एंड देन नीड टू अ रिटर्न रिजल्ट एंड देन वी हैव टू यूज द यील्ड कीवर्ड एंड दैट इज इट, and allows more complex expression to be written in the readable and the concise manner. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्लास होगी सॉरी, और यहाँ पे मेन मेथड्स होने वाला है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मंडे बना लिया डे, और उसके बाद में मैंने स्विच एक्सप्रेशन को विद द यील्ड कीवर्ड के साथ में लिख लिया। अगर केस मंडे है, फ्राइडे, संडे है तो हम वीकडे प्रिंट करने वाले हैं। अगर ट्यूसडे है तो साथ में उसको प्रोसेसिंग ट्यूसडे कर देंगे, और साथ में मैंने क्या किया, देखो जब मोर देन 2 होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और उसके बाद में जब हमारे पास मोर देन 2 होंगी तो अगर इस वैल्यू को रिटर्न करना है, देखो रिजल्ट के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट यील्ड कीवर्ड एंड दिस इज सिंपल।
अगर यहाँ पे दो चीजें हैं, जब सिंगल है तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, जब मोर देन 2 है मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यील्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है। ओके, और तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट ब्लॉक की, कि टेक्स्ट ब्लॉक को हम कैसे यूज करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इन द जावा 13 वर्जन, यहाँ पे जावा का जो 13 वर्जन था, यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ये क्या करता है, क्रिएशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। कैसी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है कि आप जैसे कोई भी मल्टीपल लाइंस की स्ट्रिंग लिखनी होगी, देन आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। जो इसके लिए हम ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एज इट इज, ये क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको लिख लिया str के अंदर, और यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स लगा लिए, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो देख सकते हैं एज इट इज, जो आपने यहाँ पे लिखा था कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जो टेक्स्ट ब्लॉक होता है, ये टेक्स्ट ब्लॉक किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे मेजॉरिटी केस में हम उसके लिए यूज करते हैं जब हमें कभी जेसन को लिखना होता है, कभी हमें HTML की फॉर्मेट को लिखना है, या फिर हमारे XML को फॉर्मेट है वो लिखना है, देन वी हैव टू यूज द टेक्स्ट ब्लॉक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका कोड कॉपी कर लूंगा। बाय द वे मैंने यहाँ पे कोड को कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, देख सकते हो ये कोड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मुझे रन करना है। रन करने के बाद देख सकते हो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया था वैसा आउटपुट यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है वहां पे डबल ट्रिपल कोट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में str को सिंपल जैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करते थे वैसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो हम डबल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको सिंगल कोट्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो। तो अगर आपको इसी के अंदर कोई भी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों चाहिए, देन आप डबल ट्रिपल कोट्स को आप यहाँ पे यूज कर लें, उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपल काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करने लगेगा। आई होप आपको यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक समझ में आएगा। ये भी एक जावा का न्यूज फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है जावा 13 में। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस की, कि लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस क्या होते हैं, जो कि देखो यहाँ पे ये क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है जावा 10 में, ठीक है। ये अलाउ करते हैं कंपाइलर को इन्फर टू टाइप ऑफ लोकल वेरिएबल बेस्ड ऑन द इनिशियलाइजर। ये इनिशियलाइजर के बेस पे यहाँ पे क्या होगा, इसका वेरिएबल का टाइप यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं टू डिक्लेयर द वेरिएबल। जैसे मैंने क्या किया, वेयर इक्वल्स टू, एक जावा स्क्रिप्ट जिसने पढ़ी होगी उसको समझ में आ रहा होगा, a इक्वल्स टू 5 कर दिया। देन इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेयर b लिख दिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो इसका क्या डेटा टाइप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। लेकिन b इक्वल्स टू 1.5 f लिख दिया, देन इसका मतलब क्या है कि अब जो ये b था, इसका वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होने वाला है, फ्लोट होने वाला है। तो बेस्ड ऑन द इनिशियलाइजर, हम कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं उसके हिसाब से वेरिएबल को डिसाइड करना, एंड दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस, which can make code more concise and readable, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोड को कंसाइज कर सकते हैं, एंड इट इज इजी टू रीड। तो चलिए इसका थोड़ा सा यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिस्ट को इनहेरिट किया है, सॉरी इंपोर्ट किया है, और एरे लिस्ट को इंपोर्ट किया है। मैंने मेन क्लास बना ली और मेन मेथड को इसमें अंदर लिख लिया। तो वायर डिक्लेयर टू लोकल वेरिएबल विद द टाइप इन्फरेंस। अब देखो वर्ड मैसेज टू हेलो वर्ड डालिया, जो कि हम एज ए स्ट्रिंग के तौर पे यूज किया, यहाँ पे एज ए इंट के तौर पे यूज किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे इनिशियलाइज एरे में कौन सी वैल्यू आने वाली है, स्ट्रिंग। लेकिन इसके आगे नहीं मैंने नहीं लिखा है, लेकिन पहले मुझे कैसे लिखना पड़ता था, कुछ इस टाइप से, स्ट्रिंग लिस्ट, और इसके अंदर क्या लिखना पड़ता था, न्यू एरे लिस्ट, और उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग, कुछ इस टाइप से लिखना पड़ता था। लेकिन हम अब आगे हमें जो क्या करना है, यहाँ पे वायर ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो लिस्ट डॉट जावा ऐड कर दिया, इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट टाइप इन्फरेंस ऐड कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था कि इंट वैल्यू आएगी या फिर स्ट्रिंग आएगी वहां से। तो यहाँ पे जब आपको पता ही नहीं होता कभी कभी, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, वेयर का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आइटम लिखेंगे और सिंपल यहाँ पे डबल कोट्स सॉरी कॉलन के साथ में यहाँ पे आपको लिस्ट लिख देना है, कौन सी लिस्ट को आप ट्रेवर्स करना चाहते हैं। इसको फॉर ईच ट्रेवर्सल भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल साउट कर दिया। अगर कहीं पे भी मैं साउट लिखता हूँ, इसका मतलब समझ जाना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, आइटम को प्रिंट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे आइटम को प्रिंट करेंगे, देन जावा और टाइप इन्फरेंस यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। और वहीं पे वॉर सम इक्वल्स टू सम ऐड 10 और 20 है। अब देखो 10 और 20 को जब ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, 30 आने वाला है, जो कि हमें पता नहीं है। ये देखो पता है इंटीजर आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, तो जो वैल्यू आएगी 30 उसके हिसाब से ये अपना डेटा टाइप डिसाइड कर लेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने एक
मेथड बना लिया ऐड करने वाला, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, तो देख सकते हो ये मेरा कुछ यहाँ पे आउटपुट आया, जो कि आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा एंड सिंपल आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप सिंपल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास रिकॉर्ड्स है, इसको देखना है। ये भी हमारा जावा का न्यू फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है। कब इंट्रोड्यूस हुआ है? जावा 14 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है। वहीं पे ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? द कंसाइज वे टू क्रिएट इम्यूटेबल डेटा क्लासेस। यहाँ पे आप डेटा क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, बट उसमें जो डेटा होगा या जो भी आप डेटा सेट कर देंगे देन यू कैन नॉट चेंज इट। दैट इज द मेन थिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उस डेटा को या तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को नल सेट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम सब लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यू डोंट नीड टू टेक इट सीरियस सो मच ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि आपको परेशानी लेने की नहीं जरूरत है इसमें। यहाँ पे देख सकते हो द रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंस्ट्रक्टर एक्सेसर इक्वल्स हैश कोड्स एंड टू स्ट्रिंग्स। इसमें आपको ऑटो जनरेटेड ये सभी चीजें मिल जाती हैं, कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, एक्सेसर्स मिल जाते हैं, इक्वल्स मिल जाएगा, हैश कोड मिल जाएगा, टू स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये सभी चीजें आपको वहां पे ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। देखो ये आपको मेथड वहां पे जनरेट या क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। जैसा जब आप क्लास बनाते हैं, सपोज एक क्लास बनाए, अब ये क्लास को बनाने के बाद में देन यू हैव टू डिफाइन दीज मेथड्स, कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक्सेस करना है तो आपको सेटर गेटर के लिए भी यूज करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद में आपको इक्वल्स भी बनाने पड़े, अगर ये मेथड यूज करना है देन यू हैव टू डिफाइन द इक्वल्स, हैश कोड भी डिफाइन करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग भी डिफाइन करने पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे बताऊं, अगर रिकॉर्ड्स को अगर आपको यूज करना है देन यू कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ कोड। यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपको एक क्लास बना लेनी है, क्लास तो आपको बनानी ही पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन। अब इसके अंदर नेम होगा, लास्ट नेम होगा और उसके साथ में एज होगी। मैं 3 चीजें ले रहा हूं। अब इसके अंदर ना ये रिकॉर्ड जो मैंने कीवर्ड लगाया है, इट कैन डिफाइन, क्या डिफाइन करेगा? कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देगा, एक्सेसर भी डिफाइन कर देगा, उसके साथ में इक्वल्स वाला मेथड भी ऑलरेडी बिल्ट इन होगा। वहीं पे इसके साथ में टू स्ट्रिंग वाला, तो सबके साथ में जो भी आपकी क्लास बनती है वो होती है, उसके साथ मेथड। एंड इट हैज आल्सो हैश कोड। हैश कोड का मतलब होता है इसकी जो आईडी होती है वही हैश कोड होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, बेसिकली जो एड्रेस होता है उसी को हैश कोड के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने PSVM लिख लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। वी हैव टू क्रिएट रिकॉर्ड, देन वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द रिकॉर्ड पर्सन, और यहाँ पे एक पर्सन बना लिया, न्यू पर्सन इक्वल्स टू यहाँ पे जॉन डो ई, कितना 30, तो उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एज पास कर दिया। ये सिंपल यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट नेम में, ये लास्ट नेम में, और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं Now here we have to access the fields. So हमें एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे एक्सेस कर लिया, फर्स्ट नेम यहाँ पे एक्सेस कर लिया, and then here we access the last name. On the other hand, if we talking about the third line, ये क्या करता है? सिंपल थर्ड लाइन को भी यहाँ पे, सॉरी एज को यहाँ पे थर्ड लाइन में एक्सेस कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्सन की प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज डिफाइन की है, देन आपको अगर सपोज आपको अगर एक्सेस करना है, देन आपका इंस्टेंस का नेम क्या है? इंस्टेंस का नेम के बाद में आपको डॉट और जो आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे इंस्टेंस नेम मेरा यहाँ पे पर्सन है, देख सकते हो पर्सन, एंड देन पर्सन डॉट, एंड देन मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा देन ये आपको क्या दे देगा? वैल्यू दे देगा। इसी को बोलते हैं एक्सेसर। यहाँ पे एक्सेसर दे ऑलरेडी क्रिएटेड इन द व्हेन वी क्रिएटेड द रिकॉर्ड। जब आप रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं देन इट कैन बी ऑलरेडी डिफाइंड। सो दिस इज द वेरी यूजफुल फॉर्मूला व्हेन वी क्रिएटेड इम्यूटेबल रिकॉर्ड। जब आपको कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना है, दैट इज द वेरी बेस्ट थिंग टू डिफाइन। ओके, अगर आपको यहाँ पे उसका टू स्ट्रिंग देखना है कि उसकी पर्सन की डिटेल कैसे स्टोर हुई है, पर्सन का एक और रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वाला रिकॉर्ड क्या इसके रिकॉर्ड के बराबर है। हाँ देखो, जॉन डो 30, मतलब फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी और एज भी बराबर है, देन ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करता? फॉल्स रिटर्न करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई होप आपको समझा पाया हूँ। तो अब चलिए हम थोड़ा सा मूव करते हैं और सील्ड क्लासेस की बात करते हैं। देखो सील्ड का मतलब आप समझते होंगे कि कोई चीज को सील कर देना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कुछ मेथड्स होंगे, मैं मेथड्स यहाँ पे बता दिया कि जो ये मेथड्स हैं, ये वाले मेथड्स सिर्फ क्या है कि कुछ पर्टिकुलर
जो जैसे इनहेरिटेंस, आप इनहेरिटेंस पढ़े होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा इजी तरीके से बताता हूँ। जैसे इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा। इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपने कोई एक सुपर क्लास बना ली, ठीक है। अब आप सुपर क्लास बनाते हैं, अब उस सुपर क्लास कोई भी बंदा यूज कर सकता है, ये ए है, बी है, सी है, ये सभी चाइल्ड क्लासेस हैं, ये कोई भी यूज कर सकती हैं। बट व्हेन यू क्रिएट द सुपर क्लास एट दैट टाइम, देन यू कैन इजिली डिफाइन कौन कौन से बंदे इसको इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज क्या किया, मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक मैंने पीडीएफ बना ली। सपोज ये मेरी क्या है, सुपर क्लास है, और मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया कि एक अभय नाम का बंदा है, वो मेरी पीडीएफ यूज कर सकता है, एक सूरज नाम का बंदा है, एक ये यूज कर सकता है, एक यहाँ पे राधिका नाम की लड़की है जो कि यूज कर सकती है। तो ये जो तीन चीजें, तीन लोग हैं, ये सिर्फ हमारी क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को यूज कर सकते हैं। देन उसी सेम केस को यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे पीडीएफ जो क्या है सुपर क्लास है, ये क्या है चाइल्ड क्लास, मैंने डिफाइन कर दिया कि सिर्फ तीन लोग यूज कर सकते हैं। देन यू कैन ओनली इनहेरिट इन द अभय, सूरज और राधिका में इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे सुपर क्लास में बता देंगे कि ए बी सी सिर्फ तीन बंदे यहाँ पे यूज कर सकते हैं सुपर क्लास को, देन वही तीन यूज कर पाएंगे। तो आगे चलकर के अभी देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो फीचर है 15 जावा वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि प्रीव्यू फीचर के बाद में आया था, या कह सकते हो डेब्यू किया गया, और ये इसका स्टैंडर्ड बना दिया गया जो हमारे लेटर वर्जन है, क्योंकि ये अच्छे से काम कर रहा था और इसका बहुत ज्यादा यूजफुल था। आई होप आपको समझ में आया होगा ना, इसीलिए इसको क्या किया, स्टैंडर्ड बना दिए। तो अलाउ यू टू रेस्ट्रिक्ट द विच क्लासेस कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट, ये क्या कर सकता था, ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो क्लासेस है कौन एक्सटेंड कर सकता है और कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है। जो सील्ड है वो हम इनहेरिटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इंटरफेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो द प्रोवाइड द मोर कंट्रोल ओवर द इनहेरिटेंस हायरार्की, enhancing the encapsulation and maintaining the more predictable and controlled type system। मतलब हम यहाँ पे कंट्रोल पा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा हमारा हाउ कैन बी सी और हायरार्की ऑफ द इनहेरिटेंस, और कौन कौन सी हमारे पास जो क्लासेस हैं, ये सब क्लासेस हैं या फिर चाइल्ड क्लासेस हैं, वो किसको कौन सी चाइल्ड क्लासेस सुपर क्लासेस को एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे मैं सील्ड क्लासेस का पूरा ओवरव्यू दे पाया हूँगा। और तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा इसके एग्जाम्पल की, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है कि एक मैंने क्लास बना ली सील्ड क्लास शॉर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेन मेथड, वी हैव टू क्रिएट अ मेन मेथड, जिसको हम पीएसवीएम भी बोलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, पूरा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, मेरी क्लास है, लेकिन इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सील्ड क्लास बनानी पड़ेगी। आपको पहले ये समझना है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया शेप नाम का, जो कि परमिट करता है। परमिट का मतलब होता है कि कौन कौन सी क्लासेस इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो ये सर्कल एक्सेस कर सकता है और रेक्टेंगल, ओनली वी हैव ओनली टू क्लासेस कैन एक्सेस द शेप, सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो अब देखो यहाँ पे दो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको करना पड़ेगा, देखो इंटरफेस शेप ये तो बनाते ही थे, लेकिन आपको परमिट लिख करके आपको कौन कौन सी चीजों, कौन कौन सी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं उनका नाम देना है, और आगे आपको सील्ड कीवर्ड लगा देना है। उसके बाद में जैसे एज इट इज, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परमिटेड क्लासेस, सब क्लासेस में देखो यहाँ पे मैंने फाइनल क्लास सर्कल इंप्लीमेंट कौन कर सकता है, सेव। देखो सर्कल भाई तो कर ही सकता था, मैंने यहाँ पे बता दिया कौन परमिट कर सकता था, सर्कल कर सकता था, हाँ कर सकता था, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, वही पूरा काम कर दिया। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि कैसे यहाँ पे काम करता है, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक रेडियस बना लिया, जो कि रेडियस ले रहा है, दिस डॉट रेडियस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सेट कर लिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि जो नेम है क्लास का वही हमारा नेम है इस मेथड का, जो मेथड का नेम हो मैं फिर से बता दूं, और वही हमारा सेम क्लास का नेम है, देन वी कैन सिंपली से दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, ओके। इसके लिए वी डोंट रिक्वायर टू डिफाइन द रिटर्न टाइप, क्योंकि हमें यहाँ पे देख सकते हो ना वॉइड रिटर्न किया है, ना ही मैंने कोई इंट या कोई डेटा टाइप रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे वी डजंट रिक्वायर्ड डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, सॉरी, ओके। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, टू स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर दिया। ये हमारा ऑटोमेटिक मेथड होता है जो कि हमारे स्कीमा को डिफाइन करता है। वहीं पे परमिटेड क्लास, अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल को भी यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया। अब जैसे मैंने फाइनल क्लास रेक्टेंगल में इंप्लीमेंट कर दिया, सिर्फ डबल विथ हाइट, यहाँ पे ये सभी चीजें यहाँ पे काम कर देगा, रेक्टेंगल की भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सपोज स्क्वायर के लिए, अगर मैं स्क्वायर के लिए इंप्लीमेंट करूं शेप को, देन कैन बी इंप्लीमेंट द शेप
नो, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया, परमिट ही नहीं किया स्क्वायर के लिए। तो बस यही चीज थी ना। अब हम यहाँ पे डायमंड ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो डायमंड ऑपरेटर क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जावा के SE7 वर्जन में। वहीं पे इसका पर्पस क्या था, डायमंड ऑपरेटर ऑपरेट द रिडंडेंटी, रिडंडेंटी जो मतलब बार बार डुप्लीकेसी आती थी उसको, और लीविंग द जेनेरिक टाइप इन द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे जेनेरिक टाइप ये जो हमारा होता था, इसको ही डायमंड जेनेरिक डायमंड ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जावा के वर्जन 7 में कह सकते हो, जो जावा का 7 वर्जन था उसके पहले क्या होता था, वी हैव टू एक्सप्लिट मेंशन जेनेरिक टाइप इन द राइट साइड एज वेल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिस्ट को डिफाइन करने के लिए लिस्ट स्ट्रिंग किया, उसके बाद में आपको एरे लिस्ट के बाद में भी स्ट्रिंग करना है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब मैंने यहाँ पे लिस्ट ही स्ट्रिंग बनाई है, देन व्हाई डू वी रिक्वायर्ड पुट द स्ट्रिंग ओवर हियर, बिकॉज मुझे पता ही है इसके अंदर स्ट्रिंग आने वाली है। तो ये चीज को रिड्यूस करने के लिए देख सकते हो, सिंस जावा 7 नो नीड टू मेंशन जेनेरिक टाइप इन द राइट साइड, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है वी हैव टू राइट इन दिस लिस्ट ओनली स्ट्रिंग, तो क्यों मैं बार बार लिखूं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स द रिडंडेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टेड वी कैन यूज डायमंड ऑपरेटर, सो कंपाइल कैन इन्फर टाइप, तो ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा डायमंड ऑपरेटर का मतलब था। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो डायमंड ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड भी हम क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम क्या है, माई क्लास। इसके अंदर मैंने जेनेरिक टाइप दे दिया है, और यहाँ पे जो टाइप है ये क्या होगा, डेटा टाइप होगा। अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट टी एड यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मेथड, अब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है, एड। यहाँ पे क्या करेगा, एक नम ले रहा होगा और यहाँ पे num1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, टी num2, ठीक है। तो दो यहाँ पे पैरामीटर्स ले रहा है अब्स्ट्रैक्ट टाइप। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक मेन क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, वेयर वी, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीजर को पास कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर आपको पता होना चाहिए, इंटीजर एक क्लास होती है जो कि जिसके अंदर इंटीजर्स वैल्यूज आती हैं 2 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे जो ओबीजे है, इसके अंदर मैंने क्या किया, न्यू क्लास, और यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, डायमंड ऑपरेटर का यूज किया, और सिंपल पैरेंथेसिस यूज किया। और जो ये हमारा डायमंड ऑपरेटर होता है, बेसिकली एनानिमस क्लासेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या एनानिमस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हो इसके अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, मेथड को क्रिएट कर लिया, इंटीजर ऐड। देखो यहाँ पे जो क्लास, देखो जो भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना पड़ता था, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कोई एक क्लास बनानी पड़ती थी, वहां पे आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करते, वहीं पे आप मेथड क्रिएट करते। बट जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट, जो हमारा यहाँ पे जेनेरिक मेथड है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनानिमस क्लास बना सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इंटीजर ऐड करके यहाँ पे इंटीजर x, इंटीजर y, और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, x प्लस वाई। तो देख सकते हो जहां पे t था वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वो डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपल देख सकते हो, जहां पे t था वहां पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप डाल दिया। तो मैंने पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर एनानिमस यहाँ पे क्लास बना ली। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐड 100 कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, 101 कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बनाया गया है, वो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एनानिमस क्लास के थ्रू क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन डिफाइंड ओवर हियर। जब आपको कहीं पे शॉर्ट चीजें लिखनी है, जल्दी से चीजें लिखनी है, देन इट इज द वेरी वेरी कंसाइज एंड वेरी यूजफुल थिंग फॉर इट, ओके। जो कि यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज थी जो कि मैंने यहाँ पे आई होप क्लियर करवा पाऊंगा। और ये हमारा डायमंड ऑपरेटर्स होता है। और अगर आपको ज्यादा ही मोर डिटेल में जाना है तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक आर्टिकल की लिंक दे दिया हूं, वहां से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। वेल अब हम यहाँ पे फॉर ईच को देखने वाले हैं। जैसे कि आप फॉर ईच एक और लूप देख चुके हैं ऑलरेडी, जो कि आपको पता होगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे फॉर ईच के बारे में देख लेते हैं। अलाउज इटरेटिंग ओवर एलिमेंट ऑफ अ कलेक्शन और स्ट्रीम एंड परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन ईच एलिमेंट। हम हर एक ईच एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोवाइड अ मोर कंसाइज एंड रीडेबल अल्टरनेट्स एंड ट्रेडिशनल लूप्स फॉर। जो ट्रेडिशनल लूप्स था फॉर का, उसको हम क्या किए, थोड़ा सा और यहाँ पे कंसाइज कर दिए। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको फॉर ईच लूप पहले यूज करना पड़ता था तो कैसे यूज करना पड़ता था, जैसे सपोज इस नेम्स के लिए चाहिए तो हम क्या करते थे, फॉर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग, उसके बाद में यहाँ पे नेम, और यहाँ पे सिंपल कॉलन, और उसके बाद आपको नेम्स का यूज करना पड़ता था ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ता, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर आप सिंपल क्या करते थे, आप नेम को प्रिंट करेंगे। जैसे आप नेम को प्रिंट करेंगे देन सभी रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन इसी को यहाँ पे कंसाइज कर दिया जस्ट इन वन लाइन। आप क्या कर सकते हैं, नेम्स डॉट फॉर ईच करिए। उसके बाद जो नेम आ रहा है
यहाँ से जो आएगा नेम्स में से, जो नेम आएगा यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देगा। इसमें यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है, फॉर ईच में लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया है। जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करने वाले हैं, तब तक के लिए आप समझ जाइए यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है। जो नेम्स होंगे, हर एक जो आइटम है वो यहाँ पे आएगा, वो आइटम यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगा। मतलब एलिस पहले प्रिंट होगा, बॉब प्रिंट होगा, चार्ली प्रिंट होगा। अगर एरे से अगर आपको लिस्ट को प्रिंट क्या करना है, बनाना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, एज लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप एज लिस्ट यहाँ पे एलिस यूज करेंगे, सिंपल ये क्या करेगा, लिस्ट क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरे क्या कर सकता है, अगर एरे डॉट एज लिस्ट करते हैं तो ये जो एरे वैल्यूज हैं, वो आइटम्स हैं, वो किसमें, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही तो आप सिंपल आर्टिकल से सर्च कर सकते हैं। आपको एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए आपको ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला नहीं हूं कि कैसे इसका कोड होने वाला है। देन आपको यहाँ पे सिंपल समझ जाना है कि जो हमारा ये फॉर लूप होता था उसी का यहाँ पे ये सॉर्टेड वर्जन है, जो कि आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो मेथड है उसकी बात कर लेते हैं, बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये क्या होता है, एक टेक्निक होती है यूजफुल, किसके लिए, कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा and text format that is safe for the transmission over the text based protocol like HTTP, storing the data in the text based format like XML और JSON। हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसमिशन के टाइप पे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हैं इन द XML फॉर्म और JSON के फॉर्म में, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, जैसे कि हम जिसको पढ़ सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर बाइनरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू यूज द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग एंड दैट इज कॉल्ड द बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मेथड्स, जो कि हमारे ऑलरेडी जावा में बिल्ट इन है। तो यहां पे देख सकते हो, जावा प्रोवाइड द बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग थ्रू द java.util.base क्लास, बेस 64 क्लास। आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको क्या होते हैं, ये सभी मेथड्स मिल जाते हैं जो कि जावा 8 के थ्रू, यहाँ पे वर्जन के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो बेस 64 इनकोडिंग है, ये कॉमनली यूज की जाती है बाइनरी डेटा को इनकोड करने के लिए, जैसे इमेज है, डॉक्यूमेंट है और ये चीजें हैं, ठीक है। और चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बेस 64 इनकोडिंग की। तो टू इनकोड द डेटा इनटू द बेस 64 फॉर्मेट से, है कि नहीं, जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना ही, मतलब यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या होगा, टेक्स्ट टू बाइनरी, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इनकोडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी को, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लास है, और यहाँ पे देख सकते हो बेस 64 एग्जाम्पल आ गया, यहाँ पे क्लास का नेम ले लिया, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ले लिया, ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है। इनपुट को मुझे क्या करना है, इनकोड करना है। तो यहाँ पे इनकोडेड स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, बेस 64, यहाँ से जो यहाँ पे मेथड क्लास उठाई है, गेट इनकोडर डॉट इनकोड टू स्ट्रिंग, जो ओरिजिनल इनपुट दिया गया है, डॉट गेट बाइट्स आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, देन वो आपको यहाँ पे इनकोडेड स्ट्रिंग यहाँ पे कुछ इस टाइप से मिल जाएगी। तो देख सकते हो आपने लिखा हेलो वर्ड था, ये कन्वर्ट किसमें, एक इनकोडिंग स्ट्रिंग में हो गया, जिससे क्या होगा, जो हमारा हैकर होगा, जो इंट्रोडर्स होते हैं, वो आपकी इस स्ट्रिंग को समझने में टाइम लगेगा, अगर वो समझना भी चाहेंगे। बेसिकली इट्स हार्ड टू इसको एक्सट्रैक्ट डिकोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये क्या करती है, ये इनकोडिंग के लिए यूज की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं कि जो डिकोडिंग है, तो डिकोडिंग के लिए यहाँ पे ये मेरा डिकोड वही कोड था। अब मैंने क्या किया, ये वाली लाइन को क्या किया, डिकोडिंग के लिए यूज किया। सिंपल यहाँ पे वही एक स्ट्रिंग बना ली, यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग मेथड बना लिया, जो डिकोडेड कोड है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये डिकोडेड जो बाइट कोड्स है, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स मिलेंगे, इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यहाँ पे वो मुझे डिकोडेड स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ड यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आपको डिकोडिंग और इनकोडिंग समझ में आएगी, बेस 64 जावा में कैसे यहाँ पे अवेलेबल है, क्यों यू अवेलेबल है, क्यों यूज की जाती है, जो कि ये जावा का न्यू फीचर है, जो कि यहाँ पे कौन से, यहाँ पे देख सकते हो कौन सा, जावा 8 वर्जन में यहाँ पे रिलीज किया गया था। ओके, वेल यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस देख सकते हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस इन जावा इज एन इंटरफेस। तो इसके आगे इंटरफेस लगा है, इसका मतलब ये एक इंटरफेस है, लेकिन इंटरफेस के अंदर वी हैव मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर होते हैं। बट जब हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस की बात करी जाएगी, देन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो उसको बोलेंगे फंक्शनल इंटरफेस। जैसे मैंने कहा एक इंटरफेस बना लिया, इसका इंटरफेस का नाम सपोज ए है।
अब इस इंटरफेस के अंदर सपोज एक ही वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और उसके बाद वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसके बाद में आपके पास एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफॉल्ट जो मेथड्स हैं वो आप कितने भी 4 बना ले, 5 बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक मेथड जो है यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ स्टैटिक मेथड, लाइक 10 बना लो, 20 बना लो। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट ओनली एग्जैक्टली वन abstract method available in the interface, then we can simply call ये जो इंटरफेस है ये कौन सा इंटरफेस हो जाएगा, फंक्शनल इंटरफेस। सिंपल है, यही मेरी डेफिनेशन होती है फंक्शनल इंटरफेस की। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर द लेवरेजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन एंड मेथड रेफरेंसिंग इन द जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये बहुत ज्यादा हमारा यूज किया जाता है लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए और रेफरेंस पास करने के लिए हमारी जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन जो है हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास प्रेडिकेट है, एक फंक्शनल होता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कंज्यूमर होता है, ऐसे हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक बाई फंक्शन होता है, ये सभी चीजें, एक सप्लायर होता है। तो ये सभी जो बिल्ट इन फंक्शन है या कह सकते हो फंक्शनल इंटरफेस है, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं रेफरेंसेस के लिए और लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए। तो ये कैसे यूज होते हैं आगे हम सब लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको सिंपल जैसे इंटरफेस क्रिएट करते थे एज इट इज आपको इंटरफेस क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर लिया। जब आप इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड डिफाइन करते हैं वो एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे क्या होता है, डिक्लेयर होता है। चाहे उसके आगे आप चाहे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएं या फिर ना लगाएं, ठीक है। आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। डिफॉल्ट मेथड को बनाने के लिए आपको डिफॉल्ट आगे लगाना पड़ेगा। जैसे इसी मेथड को अगर मुझे डिफॉल्ट बनाना होता तो आगे क्या करते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड लगा देते हैं। अगर स्टैटिक बनाना होता तो हम स्टैटिक कीवर्ड आगे लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो भी आपको देखना है। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया हूं, देख सकते हो ये डिफॉल्ट आगे लगा दिया तो डिफॉल्ट मेथड बन गया। ये स्टैटिक मेथड बनाया, ये स्टैटिक मेथड बना दिया। तो ग्रीट क्या करेगा, हेलो फ्रॉम कैलकुलेटर करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा, यहाँ पे कैलकुलेटिंग प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, फंक्शनल इंटरफेस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया एडिशन। जो एडिशन ये क्या करेगा, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या था, कैलकुलेट का। और कैलकुलेट क्या कर रहा था, इंट ए और कॉमा इंट बी, दो चीजें कर रहा था। तो यहाँ पे कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 2। तो अब मैं इसको लैम्डा के थ्रू यहाँ पे इसको काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, हमें सिर्फ डिफाइन कर दिया, अब इंप्लीमेंट कैसे होगा वो हमें यहाँ पे बनाना होता है। तो हम यहाँ पे अगर इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो कुछ इस टाइप से करते हैं, इंट कैलकुलेट एंड इंट ए कॉमा इंट बी। और अगर मुझे एडिशन के लिए करना होता तो हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते, क्या रिटर्न करते, ए प्लस बी, ठीक है। तो कुछ इतना बड़ा यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इस लेम्डा के थ्रू। तो लेम्डा के थ्रू हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पे वेरिएबल के नेम दिए हैं वो लिख लो ए कॉमा बी, और उसके बाद स्लिक एरो का यूज करिए, उसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है वो लिख दीजिए ए प्लस बी। तो देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। और हमारा जो लेम्डा एक्सप्रेशन होती है, ये जो लेम्डा एक्सप्रेशन है, इसके लिए नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। ये एक एज अ फंक्शन के तरह काम करता है, बट ये एनोनिमस होता है, इसमें कोई भी नेम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एडिशन के लिए क्या करेगा, 2 वैल्यू ले रहा होगा और दोनों को ऐड करके ये सिंपल रिटर्न कर देगा इस एडिशन के अंदर ही, मतलब ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब रिजल्ट एडिशन डॉट कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेट नाम का एनोनिमस फंक्शन है। 10,5 डालेंगे तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एडिशन डॉट जो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया है, इस इंस्टेंस की डिस्प्ले करें तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेटिंग आ जाए। लेकिन क्या हम एडिशन डॉट डिस्प्ले करेंगे, सॉरी एडिशन डॉट ग्रीट करें तो क्या यहाँ पे क्या ये प्रिंट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये रेफरेंस के साथ में स्टैटिक मेथड्स नहीं काम करते हैं, वो आपके क्लास के साथ में काम करते हैं। तो आपको कैलकुलेटर जो आपकी फंक्शनल इंटरफेस है या क्लास है नहीं, लेकिन क्लास या इंटरफेस के साथ में काम करते हैं ना। तो यहाँ पे हमें इंटरफेस जो है ये फंक्शनल कैलकुलेटर डॉट ग्रीट करना पड़ेगा। जैसे आप ये करेंगे तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट ये आउटपुट आ जाएगा। आपको पता है कि स्टैटिक मेथड हम डायरेक्टली विदाउट मेकिंग इंस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस का यहाँ पे यूज करते हैं अपने जावा में। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने फंक्शनल इंटरफेस लिखा है इसके ऊपर यहाँ पे @ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लिखनी पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं, एनोटेशन, ठीक है।
इसको बोलते हैं एनोटेशन, जो कि आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। ये आपके क्या होती है, ऑप्शनल होती है। अगर आपका मन करे तो लिख सकते हैं और नहीं मन करे तो नहीं लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। कब बेनिफिशियल होती है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, जब आपने हो सकता है कि कहीं पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना होता है, एग्जैक्टली कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने होते हैं, 1। लेकिन आप क्या करेंगे, 2 मेथड क्रिएट कर देंगे, देन ये एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शनल इंटरफेस है ये एरर शो करने लगेगा कि आपका जो इंटरफेस है वो फंक्शनल इंटरफेस है ही नहीं। लेकिन जब आप इसको नहीं लगाएंगे देन ये कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जरूरी होता है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इट्स अप टू यू, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन को। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा हम फंक्शनल इंटरफेस में, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन इन द जावा ऑफर कंसाइज सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग द एनोनिमस फंक्शंस। जब आपको विदाउट नेम के फंक्शंस को बनाना होता है तब हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जो कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है, कंसाइज होता है, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड और मेक इट रीडेबल। आप बहुत ही ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं। सो डिफाइन कैसे, आप कैसे इसका सिंटैक्स लिखते हैं, आप पैरामीटर्स लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखें या फिर स्टेटमेंट लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपने a कॉमा b लिखा था, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखा था और यहाँ पे a प्लस b किया, तो ये क्या हो गया था, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या था, मेरा एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन अगर जैसे a कॉमा b ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट एरो का यूज किया। अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा करके आप यहाँ पे कितनी भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं और सिंपल यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे ये क्या होंगी, हमारी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात है क्या है कि जरूरी नहीं इसके अंदर पैरामीटर पास करें, आप डायरेक्टली भी इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मैंने क्या किया, साउथ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अभय कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ अभी हम आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयर आर एनोनिमस एंड लैक अ नेम लाइक अ रेगुलर मेथड और फंक्शन। इसमें जो हमारी मेथड और फंक्शन के जो नेम है उनको लैक करता है, कम नहीं होते हैं। एंड लैम्डा एक्सप्रेशन आर प्राइमरली यूज्ड टू इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द फंक्शनल इंटरफेस। जो हमारे फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, फंक्शनल इंटरफेस में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, सॉरी, वो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वी यूज द लैम्डा एक्सप्रेशन इन द मेजॉरिटी केस। हमारा जो प्राइमरली यूज है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करने का है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, चलो सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी उनका कहाँ कहाँ पे यूज है बेसिकली। तो चलिए सबसे पहला क्या एग्जांपल है, प्रिंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग लैम्डा विद द फॉर ईच। अगर फॉर ईच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल, यहाँ पे मैंने मेन क्लास बना ली, यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग जितनी भी वैल्यूज है उनकी एक लिस्ट बना लिया। अब यहाँ पे एरे लिस्ट बन जाएगी। ये आपको समझना नहीं है, ये मैं 4th वाली यूनिट में समझाऊंगा कैसे यहाँ पे काम करता है। बस आपको समझना है कि ये आपको एक लिस्ट बना के दे देगा जिसके अंदर एक अंकित होगा, एक मयंक होगा। जैसे आप एरेस देखे थे ना, सी और हमारी पाइथन में, उसी टाइप की यहाँ पे एक लिस्ट है। यहाँ पे इरफान है, ठीक है, और यहीं पे क्या है, हमारे पास जय है। तो 3 लोग, यहाँ पे 4 लोग हैं। अब चारों लोग यहाँ पे किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब लिस्ट डॉट फॉर ईच, मतलब जो लिस्ट है ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सब पे क्या करना है, सब की वैल्यू को ये फॉर ईच क्या करेगा, यहाँ पे एन में ला करके देगा। पहले किसकी वैल्यू आ जाएगी, अंकित की। तो अंकित की एन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम क्या किया, एन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे साउट ऑफ एन किया, साउट का मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अंकित आ जाएगी। ऐसे फिर मयंक की आ जाएगी, फिर इरफान की आ जाएगी, फिर जय की। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे काम करते हैं, ओके। वेल अब हम यहाँ पे लैम्डा का सेकेंड एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें विदाउट पैरामीटर्स के भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एट द रेट, मैंने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस नहीं लिखा है, लेकिन ये तब भी क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। क्यों है, क्योंकि देख सकते हो इसके अंदर एक ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। समझ में है ना, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस है। लेकिन अगर ऊपर लिखा होता है तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको एनोटेशन का यूज जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेन क्लास ली, यहाँ पे मेन मेथड ले लिया। अब इसके अंदर विदाउट पैरामीटर, देखो इससे के अंदर कोई मैंने पैरामीटर पास किए नहीं, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन देख सकते हो, ये लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं, ये लैम्डा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लिया है ना। तो यहाँ पे आप क्या, मैंने बताया था स्लिक एरो के बाद में आप कर्ली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे सीएबल मैंने क्या किया, सीएबल मैंने यहाँ पे इंटरफेस ले लिया और इंटरफेस के थ्रू मैंने ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या कर रहा हूँ, आई हैव नथिंग टू से,
अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एस डॉट से कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं कर दूंगा कि ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर विदाउट पैरामीटर था, अगर विद पैरामीटर होता तो यहाँ पे हम इंट ए इंट बी इंट सी करके यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते, यहाँ पे भी वही वैल्यू पास कर देते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंटरफेस एडेबल, ये भी क्या है, हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए कॉमा बी, देखो अब पहले मैंने सिर्फ इस टाइप से किया था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर है दो वैल्यूज, तो दोनों वैल्यूज के यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, इसीलिए इसको विद पैरामीटर बोलेंगे, क्योंकि इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर वैल्यूज हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एडेबल है ad1, और यहाँ पे पूरा काम कर जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ad1 डॉट एड, यहाँ पे 10,20 आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा विद पैरामीटर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं यहाँ पे तीनों एग्जांपल समझा पाया हूँ। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेने हैं, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम के टाइम पे अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाएंगे और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, सो दैट इट कैन टेक्स लेस टाइम अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे एक बार वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। तो वेल, मैं यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था बिल्ट इन जो हमारे फंक्शनल इंटरफेस होते हैं। जैसे मैंने बताया था, कंज्यूमर होता है, प्रेडिकेट होता है, फंक्शन होता है, सप्लायर होता है, ऐसे बाई फंक्शन भी होता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, कंज्यूम्स इनपुट विदाउट रिटर्निंग एनी रिजल्ट। आपको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आपको क्या करता है, सिर्फ आपको इनपुट लेगा और ये कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। मतलब आउटपुट हो सकता है प्रिंट कर दे, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई रिटर्निंग वैल्यू नहीं देगा। ये आपको ध्यान देना है कंज्यूमर को अगर यूज करते हैं। प्रेडिकेट का मतलब क्या है, ये इनपुट तो लेगा कोई भी, लेकिन आउटपुट ये सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। लेकिन फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक वैल्यू लेगा, चाहे इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, कोई भी डेटा टाइप की, और एक वैल्यू ये आउटपुट की देगा, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है मल्टीपल वैल्यू क्या हो, इनपुट में देनी हो, एक वैल्यू रिटर्न करनी हो, तो क्या करेंगे, जैसे आपको सपोज 2 इंट की वैल्यू देनी थी और एक आपको स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करनी थी, देन आपके लिए इसके लिए क्या होता है, बाई फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दो वैल्यूज रिटर्न कर इनपुट दे सकते हो, एक स्ट्रिंग क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इनटू इनपुट इनटू द आउटपुट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। यहीं पे सप्लायर्स क्या होते हैं, सप्लायर्स ये सिंपल क्या होते हैं कि इनपुट लेते नहीं है, ये इनपुट नहीं लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको दो लाइब्रेरी बना दी, यहाँ पे util डॉट ऑल कर दिया, ये एरे लिस्ट, ये सभी चीजें इसी के अंदर होती हैं। ये फंक्शंस जो होते हैं जो मैंने अभी बताए, वो इस फंक्शनल इंटरफेस के जो बिल्ट इन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मैंने मेन क्लास बना दी, यहाँ पे मेन मेथड बना दिया। आप सिंपल आपको क्या करना है, लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स मैंने ऐड कर दिए। तो कुछ इस टाइप से भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया वो आपको देखना है। यहाँ पे मैंने कंज्यूमर क्रिएट किया, कंज्यूमर के अंदर मैंने बताया था ये एक इनपुट लेगा, लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। देखो यहाँ पे जो इनपुट लिया है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आइटम आएगा वो नेम, ये सिंपल क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम्स, जो भी नेम्स थे, डॉट फॉर ईच किया, यहाँ पे प्रिंट नेम कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रिंट नेम है, ये हर एक नेम मतलब एलिस बॉब चार्ली, ये यहाँ पे जाएगा इस नेम के अंदर, और इस नेम के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे ये नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो हेलो पहले आएगा एलिस, फिर हेलो बॉब, हेलो चार्ली। तो कुछ इस टाइप से आउटपुट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो कुछ आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि कंज्यूमर जो होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा है, सॉरी हाँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेगा। यहाँ पे क्या करना है, जो नेम है, मतलब जो नेम्स है, इसमें से हर एक जो आइटम आएगा वो नेम के अंदर आ जाएगा। नेम के अंदर आ जाएगा तो ये हेलो नेम प्रिंट कर सकता है। ये नेम के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट नेम जो यहाँ पे बनाया था, ये मैंने यहाँ पे पास किया है, सो दैट्स वाई ये यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हेलो नेम हेलो इस टाइप से प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रेडिकेट की बात करूँ तो प्रेडिकेट इंटीजर क्या करता है, इज पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या करेगा, नंबर, यहाँ पे स्लिक एरो, नंबर या तो ग्रेटर देन 0 होगा तब ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेस देन 0 होगा तब यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इज पॉजिटिव डॉट टेस्ट, आपको यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड प्रेडिकेट में मिल जाता है टेस्ट करने के लिए, टेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ट इन मेथड कौन सा है, इज पॉजिटिव डॉट टेस्ट। अब यहाँ पे मैंने 10 डाला, तो जब मैं 10 डालूंगा तो नंबर के अंदर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या नंबर 0 से बड़ा है, हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। ऐसे टेस्ट डॉट -5 डाला तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो -5 क्या 0 से बड़ा है, नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे प्रेडिकेट का यूज कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करने वाले हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे दो चीजें लेनी, मैंने बताया था, एक वैल्यू ये इनपुट के लिए होगी, ये किसके लिए होगी, आउटपुट के लिए होगी।
ये कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम, मतलब ये इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हाँ यहाँ पे एक चीज और जो है, फंक्शन जो मेथड होता है इसके अंदर कौन सा बिल्ट इन मेथड होता है यूज करने के लिए, अप्लाई, आपको अप्लाई यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई यूज किया, यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नम के अंदर आ जाएगा। देखो मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज की है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ के साथ में नम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, नंबर जो डाला था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे स्ट्रिंग में आ चुका है। देखो मैंने डाला नंबर था, लेकिन ये कौन सी वैल्यू में रिटर्न कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में। तो समझ में आया ना। तो फंक्शन क्या होता है, ये इनपुट भी एक्सेप्ट करता है और आउटपुट भी रिटर्न करता है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे ये मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं सप्लायर का भी यूज कर सकता हूँ। सप्लायर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इंटीजर ले लेगा, गेट रैंडम नंबर, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट पैरामीटर, मैंने बताया था ये कोई भी एक इनपुट नहीं लेगा, ये सिंपल क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक आउटपुट। ये इंटीजर क्या है, ये आउटपुट यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर आउटपुट रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट एंड। तो ये रैंडम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ये क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा। यहाँ पे 100 जो नेक्स्ट एंड मैंने 100 डाला, ये बाउंडेशन है कि ये 100 के नीचे के ही नंबर यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे गेट रैंडम नंबर डॉट गेट करूंगा, अब यहाँ पे सप्लायर जो होता है इसके अंदर भी एक मेथड होता है गेट करके, तो ये गेट क्या करता है, यूज करने के लिए सप्लायर को यूज किया जाता है, ये भी हमारा बिल्ट इन मेथड होता है सप्लायर के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो ये बिलो द 100 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाउंडेशन 100 की लगाई है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ये कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको प्रेडिकेट यूज करना है तो उसका एक बिल्ट इन मेथड होता है, डॉट टेस्ट आपको करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको फंक्शन यूज करने हैं, देन फंक्शन के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, अप्लाई का यूज करना पड़ता है। और अगर आपको सप्लायर को यूज करना है, देन सप्लायर का भी एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, गेट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रेडिकेट बिल्ट इन हमारे फंक्शनल इंटरफेस थे, वो मैंने बता दिए। ऐसे बहुत सारे इंटरफेस अवेलेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं, गूगल का रेफरेंस या आर्टिकल लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रेडिकेट है जो समझ में नहीं आता है, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, वेल मैं यहाँ पे अब मेथड रेफरेंसिंग को देखता हूँ कि ये क्या होता है। तो मेथड रेफरेंसिंग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने नोट्स में दे भी दिया है। Provide a shorthand syntax for the lambda expression to refer some method or constructor using the double colon। यहाँ पे डबल कॉलन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू हम मेथड रेफरेंसिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लैम्डा एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा शॉर्ट हैंड सिंटेक्स प्रोवाइड करता है एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये रीडेबल ज्यादा होता है। एंड दे कैन रेफरेंस स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। हम बेसिकली 3 टाइप से क्या कर सकते हैं, मेथड रेफरेंसिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक मेथड, सेकंड वन इज द इंस्टेंस मेथड एंड थर्ड वन इज द कंस्ट्रक्टर मेथड। सो 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। मेथड रेफरेंसिंग इंप्रूव द कोड रीडेबिलिटी सॉरी, एंड बाय रिड्यूसिंग द बॉयलर प्लेट कोड। जो भी आपका बॉयलर कोड, जो भी मेन कोड होता है आपका लैम्डा का, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं इसकी रीडेबिलिटी, सो दैट आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा दिन बाद आप अगर कोड को देख रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक, इंस्टेंस, कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने बता दिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टैटिक में क्लास का नेम लिखना है, उस मेथड का नेम लिख देना है डबल कॉलन के साथ में। जैसे क्लास का नाम ए है और मेथड का नाम से है, तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम बी है और आपका कॉलन का इंस्टेंस मेथड का नाम रन है, तो आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे क्लास का नेम सपोज ए है और आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, न्यू करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मेथड की रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो वेल मैं यहाँ पे आपको क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे इनको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे फोकस रखना है पैसेंस के साथ में। यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक मेथड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन को ऐड कर लेना है। ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस हो जाएगा, जो कि बिल्ट इन होता है, आपको मैंने बता ही दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको फंक्शन, यहाँ पे जो ये कोड देख रहे हैं, वो आपको मैं पहले अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए आपको ये वाली लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंपल आपको समझना है। यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, क्लास बना ली मेथड रेफरेंस एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक इंट एड नाम का मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट ए इंट कॉमा इंट बी यहाँ पे मैंने कर लिया, और इसके अंदर रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है। ये दोनों चीजें यहाँ पे रिटर्न करी जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये मैंने स्टैटिक मेथड बनाया। ये कौन सा मैंने बनाया मेथड, स्टैटिक, ठीक है। देख सकते हो ये वाला स्टैटिक मेथड है, इसीलिए ये यहाँ पे क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, और ये वाला जो मेथड है ये क्या है, स्टैटिक मेथड है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन यहाँ पे क्या किया, बना लिया फंक्शनल इंटरफेस। यहाँ पे इंटीजर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो फंक्शन है यहाँ पे ये कितने पैरामीटर्स ले रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 2 पैरामीटर्स ले रहा है। तो 2 तो इनपुट हो गए ना,
और एक फंक्शन आउटपुट तो रिटर्न ही करेगा। मतलब मैंने कहा था जो फंक्शन होता है ये फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट रिटर्न करेगा, एक आउटपुट रिटर्न करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, दो इनपुट हो गए हैं और एक आउटपुट हो गया, मतलब एक इंट हो गया इनपुट, एक दूसरा इनपुट इंट, और तीसरा जो इंटीजर है वो भी क्या है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, बाई फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो बाई फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इंटीजर, फिर इंटीजर एंड थर्ड वाला भी इंटीजर। तो यहाँ पे ये चीज जो मिस्टेक हो गई इसको आपको हटा देना है। मैं यहाँ पे मैंने इसीलिए आप इसको चेंज नहीं किया क्योंकि बहुत लोगों को ये पीडीएफ मिल चुकी है, इसीलिए उनको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको इसी लाइन को कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। तो बाई फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो दो इंटीजर लिखे थे, आप यहाँ पे आपको कितने इंटीजर लिखने पड़ेंगे, तीन इंटीजर लिखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दो इनपुट के इंटीजर, एक रिजल्ट इंटीजर रिटर्न करेगा ना। तो यहाँ पे तीन इनपुट हो गए। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, एडर, और उसके बाद में ये सेम एज इट इज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड रेफरेंस एग्जाम्पल, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल ऐड कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे इंट डॉट एडर डॉट अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे काम हो जाएगा। एंड सिस्टम डॉट प्रिंट, और यहाँ पे रिजल्ट करेंगे, देन यहाँ पे आउटपुट आपका रिजल्ट 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की जगह पे आपको बाई फंक्शन को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैटिक रेफरेंस कर सकते हैं। मैंने बताया था स्टैटिक रेफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास का नेम देना है और साथ में यहाँ पे क्या करना है, जो मेथड स्टैटिक है वो मेथड स्टैटिक कौन सा था, ऐड, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या, यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, यहाँ पे इंस्टेंस मेथड रेफरेंस है, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने क्लास बना ली जिसके अंदर टू अपर स्ट्रिंग कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रेफरेंसिंग है। तो रेफरेंसिंग है तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे एक इनपुट ले रहा है, ये आउटपुट रिटर्न करेगा, मतलब स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जांपल हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा मेथड हो जाएगा जो रेफरेंसिंग का है। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट टू अपर केस डॉट अप्लाई हेलो करेंगे, तो ये हेलो है जो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक इनपुट लिया है, एक आउटपुट ले लिया है। तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेथड की रेफरेंसिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रेफरेंसिंग को भी समझा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखो फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था क्योंकि कंस्ट्रक्टर रेफरेंस है तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, जो क्लास का नेम होता है वही लिख लेते हैं, इसके आगे कोई भी डेटा टाइप की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने वैल्यू को सेट कर दिया, यहाँ पे गेट वैल्यू के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया एमआर एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे ये चीज जो देखनी है वो आपको ध्यान देना है कि जो आप यहाँ पे क्लास को मैथ कंस्ट्रक्टर रेफरेंस पास कर रहे होंगे वही क्लास आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान देना है। जो फंक्शन होगा ये इनपुट तो कोई भी ले लेगा, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग ले रहा है, लेकिन ये आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, वही पूरी क्लास रिटर्न कर देगा। इसीलिए आपको एमआर एग्जाम्पल यहाँ पे पास करना है। अब यहाँ पे एमआर एग्जाम्पल जो था वो इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, एमआर एग्जाम्पल इंस्टेंस, और यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस डॉट अप्लाई हेलो करेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास आ जाएगी। अब ये क्लास कहाँ, इंस्टेंस के अंदर आ गई है। अब इंस्टेंस को मैंने यहाँ पे ले लिया और इंस्टेंस डॉट गेट वैल्यू करेंगे, देन यहाँ पे देख सकते हो हेलो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैं तीनों चीजें समझा। मैं यहाँ पे अब स्ट्रीम एपीआई को डिस्कस करूंगा। तो स्ट्रीम एपीआई देख सकते हो क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक टाइप की स्टाइल परफॉर्म करती है, जिसमें क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस इज इट। जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे एक ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है, एक और ऑपरेशन हो गया, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे हो सकता है इन आइटम्स हो सकती है यहाँ पे किसी के नेम होते हैं तो हम इनको पहले अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, फिर हो सकता है यहाँ पे हम फिल्टर कर रहे होते हैं, फिल्टर करने के बाद हम हो सकता है यहाँ पे प्रिंट कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले अपर केस किया, फिर फिल्टर किया, फिर प्रिंट किया, तो यहाँ पे देख सकते हो एक सीक्वेंस फॉलो होगा ना, तो उसी को हम बोलते हैं, जब सीक्वेंशियल वे में होता है तो उसी को हम स्ट्रीम एपीआई बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो दे क्रिएटेड फ्रॉम द कलेक्शन एरेज मेथड लाइक स्ट्रीम डॉट ऑफ एंड ऑपरेशन लाइक मैप, फिल्टर, रेड्यूस, फॉर ईच कैन बी चेंज टू द प्रोसेस डेटा। हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर, मैप, रेड्यूस, फॉर ईच, इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं उनको हम एक चेन के टाइप से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कोई भी एरे लिस्ट है उस पर हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक लेजी एवोल्यूशन होता है, ये सपोर्ट करता है। और एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन ओनली व्हेन नीडेड, ये जब तभी ऑपरेशन को
एग्जीक्यूट करके जब जरूरत होगी। पैरेलल स्ट्रीम यूटिलाइज द मल्टीपल कोर्स ऑफ द कंकरेंट प्रोसेसिंग। ये जो पैरेलल स्ट्रीम होती है ये क्या करती है, मल्टीपल कोर्स को यूज करती है फॉर द कंकरेंट प्रोसेसिंग, जिससे क्या होता है यहाँ पे हमारा जो सीपीयू का प्रोसेसर है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है वो फास्ट रन करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे। यहाँ पे मैंने बेसिक जो थ्योरी थी वो दे दी थी, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कोड के बारे में बात करता हूँ। देखो आपको बताया था एरे को यूज करना है तो एरेज लिखना पड़ेगा, लिस्ट को यूज करना है तो लिस्ट यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर ली विद एरेज डॉट एज लिस्ट, ऐसे करके मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने 10 आइटम्स यहाँ पे कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखना आपको स्ट्रीम को डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर जो आपका एरे है नंबर्स डॉट आपको स्ट्रीम लिखना है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रीम लिखेंगे अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं डॉट, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, डॉट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस क्यों यूज करते हैं वो सभी चीजें हम देख लेंगे। और डॉट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर ईच करने वाले, फॉर ईच भी कर सकते हैं। तो देख सकते हो मैंने ये किया, उसके बाद डॉट फिल्टर किया। फिल्टर क्या कर रहा हूँ, हर एक नंबर को ले रहा हूँ, हर एक नंबर को लेने के बाद में यहाँ पे नम एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मॉड्यूलो ऑफ 2 एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 0 से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सिंपल मैच कर रहा हूँ कि अगर क्या वो इवन नंबर है, अगर है तो वो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं फिल्टर क्या कर रहा हूँ, इवन नंबर को फिल्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो फिल्टर ये तो कर रहा हूँ, नंबर हो, नंबर अगर 2 से डिविजिबल है वही नंबर हमें चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ये वैल्यूज आई अब इन पे ये लगेगा। देखो एक सीक्वेंस इन वाली वैल्यूज पे ये वाला फिल्टर लगा, अब यहां से ये वाली लिस्ट बनके रेडी हुई। अब इस लिस्ट पे क्या करेगा, ये वाला लूप लगेगा। अब ये वाला लूप कैसे लगेगा, देख सकते हो हर एक वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, कुछ इस टाइप से हम प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे मेथड रेफरेंसिंग मैंने पास की, यहाँ पे प्रिंट एलन कर देंगे सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास कर देगा और सिंपल ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर ईच, यहाँ पे ये प्रिंट करने के लिए मैंने यूज किया हर एक आइटम को। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आइटम यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम एपीआईज के एग्जांपल्स हैं, वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैं पहले एग्जांपल की बात करूं, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे नेम्स क्रिएट करने होंगे तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिए, और इनको अगर आपको क्या करना है फॉर इसे अगर प्रिंट करना है तो आप कुछ जैसे मैंने बताया वहां पे प्रिंट करेंगे, ऐसे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। नेम डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच कर देंगे और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे डबल कॉलम के साथ में प्रिंट। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मेथड रेफरेंसिंग बोलते हैं। मैंने बताया ही अभी प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें। और यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल जो सेकंड है, इसमें देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, नेम की। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपर केस में पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अपर केस में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो हम देखो यहाँ पे मैंने जो लिस्ट है ये लोअर केस में है, या कह सकते हो फुल्ली अपर केस में नहीं है, कुछ अपर केस में है लेटर्स, कुछ लोअर केस में है, लेकिन मैं फुल्ली अपर केस में चाहता हूँ। तो कैसे, और वो जो नेम्स होंगे उनको मैं चाहता हूँ एक लिस्ट में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली, इसके अंदर क्या होंगे, जो नेम्स होंगे वो अपर केस में होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम डॉट स्ट्रीम, क्योंकि जो हमारे नेम्स है उसकी स्ट्रीम बनानी पड़ेगी। उसके बाद डॉट मैंने मैप का यूज किया। मैप क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, स्ट्रिंग का ये स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है टू अपर केस। होता है कि नहीं होता है बोलिए, यहाँ पे होता है ना, स्ट्रिंग के अंदर टू अपर केस। तो यह क्लास हो गई और यहाँ पे मैंने मेथड रेफरेंसिंग पास कर दी। तो हर एक आइटम पे क्या होगा, ये टू अपर केस लग जाएगा। तो हर एक आइटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये कौन सा है वैल्यू, मुझे रिटर्न कैसी करनी है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डॉट कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे डेटा टाइप्स में या डेटा कलेक्टर्स में, जैसे कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर दूंगा 0 और यहाँ पे इंटीजर डॉट सम लगा दिया। इंटीजर एक क्लास हो गई, ठीक है, इंटीजर क्या हो गई, एक क्लास हो गई। क्लास के अंदर एक सम नाम का मेथड होता है जो कि क्या करता है, हर एक आइटम को लेगा, उनको सम कर देगा। तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी होगी, 0। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे यहाँ पे स्ट्रिंग्स काम करती हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास VS कोड है, इसमें मैंने वही पहला वाला कोड लिख लिया है जिसमें देख सकते हो ये नंबर ऑफ आइटम्स है। इसको मैंने क्या किया, स्ट्रीम कर लिया। डॉट फिल्टर करने के बाद में कुछ इस टाइप से ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे जो फॉर ईच के अंदर जो लूप था कुछ इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी लैम्डा जब बता रहे थे तो मैंने बताया था कि आप कुछ इस टाइप से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे देन देख सकते हो
2 4 6 8 10 यहाँ पे वैल्यूज हमारे डेटा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आउटपुट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रीम एपीआई के मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो भी थे मैंने बता दिए हैं, मैं ज्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगा। आपको जब ज्यादा यूज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको बस मैंने जो इसका ओवरव्यू देना था जिससे आप क्या एग्जाम में लिख पाए, बस मैंने उतना ही समझाया है, जिससे आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी ना बढ़े और आपका टाइम भी कम लगे कोई भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे अब इसके और ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, सो दैट आई थिंक वी मूव टू जंप इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, वेल अब हम यहाँ पे स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड्स की बात करने वाले हैं। तो स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? अ मेथड इन अ इंटरफेस दैट कैन बी कॉल्ड यूजिंग द इंटरफेस नेम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ द इंटरफेस। ठीक है, वहीं पे डिफॉल्ट मेथड क्या होते हैं? अ मेथड इज एन इंटरफेस एंड provide the default implementation which can optionally by overwritten by the class and that implement it to the interface। हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में ना आया हो डेफिनेशन, लेकिन मैं यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहूंगा विद द एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, व्हीकल नाम का, और व्हीकल के अंदर मैंने एक डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक मैंने यहाँ पे स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहाँ पे इंटरफेस लिया, इससे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे न्यू व्हीकल, और इसके अंदर यहाँ पे एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं अगर आपको करना है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो व्हीकल डॉट डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हीकल डॉट डिस्प्ले, मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस बनाया है उसके थ्रू मुझे डिफॉल्ट मेथड को कॉल करना पड़ता है। लेकिन जब आप कॉल करते हैं, जब आप कोई भी स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो उसको इंटरफेस के नेम से कॉल करना पड़ेगा, ना कि जो आपका यहाँ पे जो डिफॉल्ट मेथड होता है ये किससे कॉल होता है? ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है या जो रेफरेंस क्रिएट किया उससे यहाँ पे ये होगा। लेकिन ये किससे होगा? ये आपका यहाँ पे कह रहा है कि ये आपको डायरेक्ट इंटरफेस के नेम से होने वाला है, यही आपका यहाँ पे कहना चाह रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ज्यादा समझाने का ट्राई नहीं किया, और आपको मैं इतने दिन से बता रहा हूँ तब भी आपको यहाँ पे समझ में भी आया होगा कि स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट हम क्लास या इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करते हैं, जबकि डिफॉल्ट मेथड को हम रेफरेंस बना करके एक्सेस करते हैं। ठीक है, वेल अब हम यहाँ पे ट्राई विद रिसोर्सेज यहाँ पे सीखने वाले हैं। ट्राई विद रिसोर्सेज क्या करता है? ये सिंप्लीफाइज द इनहांस द रिसोर्स मैनेजमेंट बाय ऑटोमेटिकली क्लोजिंग द रिसोर्सेज एंड आफ्टर दे आर नो लॉन्गर नीडेड। जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक्सेस करना है, फाइल को रीड करना है, राइट करना है, तो ये क्या करता है? ये रिसोर्सेज को ले लेगा और तब तक लेगा जब तक आपको यूज करना है। जैसे आपको नहीं यूज करना होगा तो ये ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक मतलब बर्डन नहीं रहेगा कि आपको फाइल को क्लोज ही करना है। ये क्या करता है? इंश्योरिंग दे आर क्लोज प्रॉपर्ली इवन इफ एन एक्सेप्शन अकर्स। अगर सपोज आप कोई फाइल को रीड करते हैं या फिर आप राइट करते हैं, आप सपोज एक फाइल को रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं, देन हो सकता है एक्सेप्शन क्रिएट आ जाए। ठीक है, जब एक्सेप्शन आएगी तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक्सेप्शन रन हो जाए, आपकी फाइल क्लोज ना हो पाए। तो ये इंश्योर करता है कि आपकी चाहे एक्सेप्शन आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये क्या करेगा? आपकी फाइल को क्लोज ही कर देगा अगर आपका एक्सेप्शन आती है या आप उस प्रोग्राम को यूज नहीं, उस फाइल को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो ट्राई और कैस्ट और फाइनली तो आप जानते थे, मैंने सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से बताया। आपको यहाँ पे रिसोर्स टाइप लिखना है, रिसोर्स लिखना है, इनिशियलाइजेशन कर देनी है। ऐसे आप मल्टीपल यहाँ पे रिसोर्सेज आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस ट्राई जो पैरेंथेसिस है, आपको ट्राई लिखना है, इस पैरेंथेसिस के अंदर आप मल्टीपल 1 2 3 कितने भी आप यहाँ पे रिसोर्सेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और आप यहाँ पे कोड कर लें। ठीक है, आपको कैच और फाइनली एज इट इज लिखना है, और जो यहाँ पे रिसोर्सेज आप डिफाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, या फिर आप इसको ये आपका ट्राई वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास बना ली, मेन मेथड है, यहाँ पे मैंने एक फाइल है example.txt, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ट्राई, इसके अंदर फाइल रीडर, और यहाँ पे फाइल रीडर के अंदर यहाँ पे न्यू फाइल रीड, और यहाँ पे फाइल पाथ दे दिया। फाइल पाथ क्या है मेरा? example.txt। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ये दे दिया, अब देख सकते हो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, मैं दूसरी एक और फाइल इसी के अंदर ओपन कर रहा हूँ, फाइल बफर रीडर के अंदर बफर रीडर, और यहाँ पे न्यू, और बफर रीडर के अंदर मैंने इसी फाइल रीडर को यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ठीक है, आपको पहले फाइल रीडर बनाना पड़ा। मैंने बताया था कि आपको अगर कोई बफर रीडर यूज करना होगा तो आपके अंदर उसके अंदर आपको फाइल रीडर पास करना पड़ता है। सेकंड यूनिट में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग, यहाँ पे एक लाइन ले ली। तो अब लाइन के अंदर जो बफर रीडर डॉट रीड लाइन होगा, हर एक लाइन को लेगा, और अगर वो लाइन नल नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे एक लाइन है, जैसे यहाँ पे अब है, और यहाँ पे सिंह, यहाँ पे राजा, और यहाँ पे आगे बस 3 ही लाइन है। तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर है, तो नल थोड़ी ना है, यहाँ पे भी नल नहीं है, यहाँ पे भी नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नल है ना। यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो नल है। तो जब नल हो जाएगी तो वहीं पे ये व्हाइल लूप बंद हो जाएगा, मतलब जितनी लाइंस में कैरेक्टर होंगे उतने तक तो रन होगा, जहां पे नहीं होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन बफर रीडर डॉट रीड लाइन करेगा और यह लाइन के अंदर यहाँ पे ये स्ट्रिंग के अंदर लाइन आ जाएगी और लाइन को यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। तो मतलब जितने भी यहाँ पे अभय सिंह राजा जो भी था ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। और अगर वो फाइल यहाँ पे रीड नहीं कर पाता है देन ये क्या करेगा, सिंपल एक्सेप्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो कुछ इस टाइप से हम क्या करते हैं, ट्राई विद रिसोर्सेज को काम करते हैं। सपोज यहाँ पे क्या होगा कि ये फाइल मिली ही नहीं, जो आप फाइल यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं वो फाइल मिली नहीं, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक्सेप्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे मैंने कहीं पे क्या फाइल को जो ओपन की थी क्लोज किया है, नो, लेकिन ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। इसीलिए ट्राई विद रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि क्लोज करना ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को, जो कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बता भी रहा है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, यूजिंग ट्राई विद रिसोर्सेज टू ऑटोमेटिकली क्लोज द रिसोर्सेज। ओके, आई होप आपको मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ कि कैसे यहाँ पे ट्राई विद रिसोर्सेज काम करते हैं। वेल अब मैं यहाँ पे एनोटेशन की बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एनोटेशन क्या होते हैं, ये एनोटेशन इन जावा आर फॉर्म ऑफ द मेटा डाटा, ये डेटा का इंफॉर्मेशन देते हैं, डेटा के जो डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसकी डेटा की इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। ठीक है, information of data is called metadata। ठीक है, provide the data about the program and but not a part of program itself। ठीक है, ये प्रोग्राम के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, they have no direct effect on the operation of the code, they annotate, annotation can be used in the various purpose। कौन कौन से, providing information for the compiler, running runtime processing और generating code, ये सभी चीजें यहाँ पे ये annotation प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एनोटेशन क्रिएट करने के लिए आपको @ सिंबल का यूज करना पड़ता है। एनोटेशन का नेम लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी बिल्ट इन एनोटेशन आ जाती है, जैसे आप ओवरराइड करने के लिए, जब आप कोई भी आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे जब मेथड को ओवरराइड कर रहे थे तो उसके ऊपर ओवरराइड लिखते थे ना, ऐसे डेप्रिकेट। तो ओवरराइड किस लिए करते हैं, जो मेथड डिक्लेरेशन इज इंटेंडेड ओवरराइड मेथड डिक्लेरेशन इन अ सुपर क्लास। जब आप कोई भी सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास को क्या करते हैं, किसी सब क्लास में क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं, तो वहां पे आपको ओवरराइड लिखना पड़ता था। डेप्रिकेटेड क्या होता है, अगर मार्क अ मेथड, किसी ऊपर किसी मेथड या क्लास या किसी फील्ड के ऊपर ये डेप्रिकेटेड लिख देते हैं, इसका मतलब है कि आप वो जो आपकी वो एट्रीब्यूट है या आप कह सकते हो जो आपकी मेथड है, क्लास है, फील्ड है, वो आपके अब नो लॉन्गर बी यूज, मतलब वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसको यूज नहीं करना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, सप्रेस वार्निंग का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्ट्स कंपाइलर टू सप्रेस स्पेसिफाई वार्निंग्स। यहाँ पे स्पेसिफाई जो वार्निंग प्रोवाइड करनी है उसके लिए यहाँ पे सप्रेस वार्निंग्स का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे इसको ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसके टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको सिर्फ इसके नाम बता रहा हूँ, आपको सिर्फ नाम लिख लेने हैं। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो थ्योरी आप लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ। और जैसे कि फंक्शनल इंटरफेस तो आपको पता ही होगा, जब हम फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट कर रहे थे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट किया था। तो फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट किया था तो यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये एनोटेशन यहाँ पे क्रिएट की थी। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे एनोटेशन आपको लगानी पड़ेगी अगर आपको लगाना है। तो ये क्या होते हैं, जो एनोटेशन होते हैं ये मेजॉरिटी केस में ये सभी ऑप्शनल ही होते हैं। ठीक है, आपको लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो इसमें से एक एनोटेशन टाइप होता है, तो एक टाइप एनोटेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप एनोटेशन क्या होता है। तो टाइप एनोटेशन क्या होता है, इट इज अ पावरफुल tool for the adding metadata about the type uses, helping to improve code quality, readability, maintainability by defining custom annotation। हम अपनी custom annotation भी बना सकते हैं using built-in ones। हम built-in के annotation को use करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुद के custom annotation बना सकते हैं। You can enforce additional rules and constraints in your code। अब आप अपनी custom annotation बनाएंगे तो वहां पे क्या कर सकते हैं, additional rules को बना सकते हैं और constraints भी अपने create कर सकते हैं। एंड मेक इट मोर रोबस्ट एंड इजियर टू मेंटेन। अब भाई जब अपना कंट्रोल है वहां पे तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजियर टू मेंटेन करना होगा, रोबस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। जो बिल्ट इन टाइप नोटेशंस होती हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक नॉन नल हो गई, नलेबल हो गई, रीड ओनली हो गई, टेंटेड हो गई। तो ये आपको मैं यहाँ पे दे दिया, आप समझ भी सकते हैं। जब कोई भी वेरिएबल है इंडिकेट कर रहा हो या पैरामीटर कि ये नल नहीं हो सकता है, जब ये यहाँ पे नल हो सकता है। और ये क्या होता है, ये मेथड ओनली डज नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं हो सकता है, जस्ट ओनली रीड कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, इंडिकेट दैट वैल्यू बी टेंटेड और अनट्रस्टेड, ये अनट्रस्टेड वैल्यू है या टेंटेड है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे ये सभी नोटेशंस होती हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो मैं यूज करके दिखा रहा हूँ, नलेबल और नॉट नल। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्राइवेट @ नलेबल यहाँ पे स्ट्रिंग एफ नेम ले रहा हूँ एंड नॉन नल स्ट्रिंग एल नेम ले रहा हूँ कि एल नेम नॉन नल रहेगा और ये नलेबल रहेगा।
तो यहाँ पे देखो मैं यूजर के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे नॉन नल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे नलेबल गेट नेम यहाँ पे करना पड़ेगा एंड नॉन नल यहाँ पे गेट एल नेम यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पब्लिक वॉइड एल सेट एल नेम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट एल नेम यहाँ पे एल नेम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेथड बनाया। ठीक है, सेटर और गेटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेट लगाया है, तो प्राइवेट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, सेटर और गेटर का यूज करना पड़ा। ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही सेट कर लिया, लेकिन इनके लिए इन तीनों के लिए मैंने यहाँ पे सेटर और गेटर का यूज किया, लेकिन एल नेम के लिए मैंने यहाँ पे सेट का यूज नहीं किया। सेट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी यहाँ पे देख सकते हो जो एफ नेम है वो नलेबल हो सकता है, लेकिन एल नेम आपका नलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर @ नॉन नल लगा हुआ है। ओके, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे टाइप नोटेशन यहाँ पे यूज करते हैं। और चलिए हम थोड़ा सा रिपीटिंग एनोटेशंस की बात करते हैं। इट अलाउज द मल्टीपल एनोटेशन ऑफ द सेम टाइप्स टू बी अप्लाइड टू अ सिंगल प्रोग्राम एलिमेंट्स। ठीक है, दिस फीचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द जावा 8, ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो रिपीटिंग एनोटेशन सिंप्लीफाइड एंड इनहेंस द क्लैरिटी ऑफ द कोड। ये क्या करता है, जो रिपीटिंग एनोटेशन होते हैं ये सिंप्लीफाई करता है और इनहेंस करता है क्लैरिटी ऑफ द कोड, क्योंकि ये रिपीटिंग जो एनोटेशन होती है उनको बार बार क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, उनको कंसाइज वे में लिख देता है, सो दैट ये क्लैरिटी बनाता है कोड में। वहीं पे व्हेन मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम एनोटेशन टाइप्स आर नीडेड ऑन अ सिंगल प्रोग्राम एलिमेंट। ठीक है, so यहाँ पे to use repeated annotation you need to define repeatable annotation and define the container annotation that holds an array of the repeatable annotations। एंड थर्ड क्या कहता है, एनोटेशन आर रिपीटेबल एनोटेशन विद द रिपीटेबल मेटाडेटा एनोटेशन एंड स्पेसिफाई द कंटेनर एनोटेशन। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये थ्योरी देख लेनी है, मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा एनोटेशन, और यहाँ पे एक मेथड को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट डॉट टाइप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिपीटेबल यहाँ पे यूज करना है, शेड्यूल डॉट क्लास यहाँ पे यूज कर लेना है, और यहाँ पे रिटेंशन के लिए आपको रिटेंशन पॉलिसी भी ऐड करनी पड़ेगी। टारगेट कौन सा आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड को मैं यहाँ पे आप क्लास को भी टारगेट कर सकते हैं, मेथड को टारगेट कर सकते हैं, फील्ड को टारगेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मेथड को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे @ इंटरफेस आपको लिखना पड़ेगा शेड्यूल, और यहाँ पे डे ऑफ वीक, यहाँ पे टाइम का यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेथड्स ले लिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे बाद उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटेनर डिफाइन करना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, जो शेड्यूल्स होंगे उनको आप रिपीट करना चाहते हैं ना, तो जब आप रिपीट करना चाहते हैं तो उनकी वैल्यू को कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे और उनकी वैल्यूज को यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो एरे बना लिया ना, तो इसके अंदर हम मल्टीपल शेड्यूल बना सकते हैं। यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे टारगेट मेथड टाइप भी लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, एलिमेंट डॉट टाइप एंड मेथड। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। मैंने बस बताया था स्टेप वन देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया था रिपीटेबल एनोटेशन बनानी पड़ेगी, कंटेनर डिफाइन करना पड़ेगा, एंड थर्ड क्या करना है आपको मेटा डाटा यहाँ पे यूज करना है। थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपको देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे वीकली मीटिंग, यहाँ पे एक वीकली मीटिंग एक इवेंट यहाँ पे क्लास है, इसके अंदर मैंने क्या किया, जो वीकली मीटिंग है इसके अंदर मैंने यहाँ पे शेड्यूल्स को एनोटेशन के साथ में यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे डे ऑफ वीक और टाइम यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे मैं डालने लगा। ठीक है, दोनों चीजें डाल दूंगा, क्योंकि शेड्यूल के अंदर देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें है, शेड्यूल जो मैंने बनाया है इसके अंदर क्या है, डे ऑफ वीक है और टाइम है। देखो मैंने दोनों चीजें यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और @ शेड्यूल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू जो शेड्यूल एनोटेशन बनाई है ये @ शेड्यूल बन जाएगा ना, ये कस्टम एनोटेशन बनाई है ना अपनी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे बन जाएगा। वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हो ये सभी यहाँ पे 3 शेड्यूल्स बन गए। अब मेन मेथड यहाँ पे आपका ये हो गया। अब मेन मेथड के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेथड है इसके अंदर इवेंट डॉट क्लास गेट मेथड, यहाँ पे वीकली जो मीटिंग है उसका मेथड को यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ। गेट करने के बाद में आपको यहाँ पे जो चीजें देखनी है वो देखना है कि आपको जो शेड्यूल एनोटेशन थी उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सभी को कलेक्ट करना है। अब कलेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो आपने यहाँ पे मेथड रेफरेंस लिया है वीकली मीटिंग का, उसको क्या करेंगे, गेट एनोटेशन बाय टाइप। अब बाय टाइप क्या है, शेड्यूल डॉट क्लास, जो आपके शेड्यूल डॉट क्लास थी उसके जितने भी आपको एनोटेशन मतलब आपने यहाँ पे जो डिफाइन किए हैं, जो शेड्यूल्स डिफाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस शेड्यूल्स के अंदर वो सभी मिल गए। अब आपको जो शेड्यूल्स के अंदर जितनी भी एनोटेशन के शेड्यूल्स थे वो मिल गए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, उनको प्रिंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल डॉट डे ऑफ वीक एंड शेड्यूल डॉट टाइम, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो हम यहाँ पे कैच के थ्रू यहाँ पे एरर को थ्रो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने मेन मेथड यूज किया। मेन मेथड के अंदर यहाँ पे जो मेथड है ये रेफरेंस ले रहा है उस वीकली मीटिंग का,
यहाँ पे जो ये वीकली मीटिंग है, ये मेथड इसको ले लेगा और इसके अंदर जितने भी हमारे शेड्यूल्स डिफाइन किए गए थे वो मैं कैसे लिखूंगा, मेथड डॉट गेट एनोटेशन बाय टाइप से और शेड्यूल डॉट क्लास यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में मैं यहाँ पे शेड्यूल्स को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, शेड्यूल के थ्रू यहाँ पे क्या करूंगा, इटरेट करूंगा। इटरेट फॉर ईच के थ्रू देखो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ। एंड शेड्यूल डॉट डे वीक से हम हर एक वैल्यू को ले सकते हैं, शेड्यूल डॉट टाइम से हर एक टाइम को ले सकते हैं। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे मैं समझा पाया हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा रिपीटेबल यहाँ पे एनोटेशन, जो कि आप कस्टम अपनी बना सकते हैं। आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेबल के लिए आपको जो शेड्यूल्स है उनको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्टोर करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे कंटेनर बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आप @शेड्यूल के साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल आप शेड्यूल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 10 भी डिफाइन कर सकते हो, 20 भी डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे मेथड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको यहाँ पे मेथड कॉल करना पड़ेगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, गेट एनोटेशन बाय टाइप एंड शेड्यूल डॉट क्लास यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पे पूरी चीजें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हुआ कि कैसे आप रिपीटेबल एनोटेशन का यूज करते हैं, कैसे आप यहाँ पे टाइप एनोटेशन का यूज करेंगे, एनोटेशन क्या होती है वो मैं यहाँ पे सभी चीजें क्लियर कर चुका हूँ। ओके, वेल मैं अब यहाँ पे जावा मॉड्यूल सिस्टम्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे जावा मॉड्यूल सिस्टम क्या कहता है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जावा मॉड्यूल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द जावा 9 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये क्या करता था, एक मेजर फीचर है जो कि प्रोजेक्ट ऑफ जिक्सा एम टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज रिलेटेड विद द मॉड्यूलरिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी ऑफ द जावा एप्लीकेशन। जो भी इसके प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे मॉड्यूलरिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी में जो भी इसके इशूज या प्रॉब्लम्स आती थी उसको हैंडल करने के लिए इसको लाया गया। तो इससे क्या होता था, हम मॉड्यूलरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट को स्केल कर सकते हैं बहुत ईजी, और जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे उनको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि वो सभी सेपरेट होते हैं। ठीक है, वहीं पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉड्यूल्स जावा डेवलपर गेन द एबिलिटी टू बेटर ऑर्गेनाइज कोड, कोड को ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते थे एंड मैनेज डिपेंडेंसीज इन द मोर रिलायबल वे और मेंटेनेबल वे। ठीक है, हम उस पर रिलाय ज्यादा कर सकते थे और मेंटेन भी अच्छे से कर सकते थे। तो यही हमारा जावा मॉड्यूल्स का सिस्टम है। आपको मैं सिंपल एक लाइन में बताऊं तो ये क्या करता है, मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। आप डिफरेंट मॉड्यूल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे आपने क्या किया कि 2 मॉड्यूल बनाए, सिर्फ एक ये ए नाम का बनाया, एक बी नाम का बनाया। थोड़े दिन बाद आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ इनको कोई टच करने की जरूरत नहीं, आप तीसरा वही मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये मॉड्यूल अलग अलग हैं, सभी सेपरेट काम करते हैं। लेकिन अगर मॉड्यूल वाला सिस्टम नहीं होता है तो अगर कोई तीसरी फंक्शनैलिटी अगर आपको सी नाम की ऐड करनी होती है तो हो सकता है इसमें भी चेंजेस करने पड़ते, हो सकता है इसमें भी चेंजेस करने पड़ते। लेकिन जब मॉड्यूलरिटी के हिसाब से, इसलिए आपको यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि सभी जो है एप्लीकेशन वो क्या करते हैं, ये अपना सेपरेट काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया है जावा मॉड्यूल सिस्टम का जिसमें हम 2 एप्स बनाने वाले हैं, मतलब 2 मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं। पहला ग्रीटिंग्स और दूसरा यहाँ पे ऐप। तो मॉड्यूल ग्रीटिंग्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हो मेरे अंदर क्या, यहाँ पे क्या है, जो मॉड्यूल ग्रीटिंग्स का मॉड्यूल है उसके अंदर आपको क्या करना है, ग्रीटिंग मैसेज शो कराया जाएगा और इसके अंदर आपको 2 फाइल्स बनानी है, एक मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा बनानी है और एक ग्रेटर डॉट जावा बनानी है। जो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है आपको बस समझना है ये क्यों बनाया जाता है, उसको नहीं सोचना है, बस आपको ये कोड वहां पे डाल देना है। ठीक है, ये कोड कैसे काम करेगा मैं अभी बताने वाला हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे वो कोड को डालना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल बनानी पड़ेगी ग्रीटिंग्स के अंदर ग्रेटर डॉट जावा। ठीक है, ये आपको कोड उसके अंदर डाल देना है। ये कैसे काम कर रहा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ऐसे आपको मॉड्यूल ऐप बनाना है, ये क्या करेगा, ये ऐप मॉड्यूल यूजेस टू ग्रीटिंग मैसेज, जो आपका ग्रीटिंग मॉड्यूल है उसको यूज करेगा और प्रिंट करेगा वही जो आपने ग्रीटिंग मैसेज वहां पे लिखा है। ठीक है, तो वो कैसे लिखा है वो सभी चीजें आपको समझनी है। इसके अंदर भी क्या करना है, एक मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल बनानी है, उसके अंदर ये कोड डालना है। वहीं पे एक और फाइल बनानी पड़ेगी इसी के अंदर मेन डॉट जावा, जिसके अंदर ये वाला कोड डालना है। ठीक है, तो जब ये चारों चीजें हो जाएंगी देन आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो देख लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रूट बनाना पड़ेगा, आपका जो मेन फोल्डर होगा वो। अब इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एसआरसी नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। इसी के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक एसआरसी नाम का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। एसआरसी का फोल्डर के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 2 फोल्डर है, एक ये फोल्डर है एसआरसी के अंदर, एक ये फोल्डर है। तो ये कौन सा फोल्डर होगा, ये ग्रीटिंग्स मतलब ये ग्रीटिंग मॉड्यूल्स के लिए होगा और ये कौन सा ऐप मॉड्यूल के लिए होगा। 2 हो गए फोल्डर, और हर एक ग्रीटिंग्स फोल्डर के अंदर मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा होगी, ऐप के अंदर भी मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा होगी, और इसके अंदर जो ग्रेटर डॉट जावा होगी वो कॉम फोल्डर, एग्जाम्पल फोल्डर, फिर ग्रीटिंग्स फोल्डर, उसके अंदर ग्रेटर डॉट जावा होगी, ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही जो मेन डॉट जावा होगी वो कहाँ पे होगी,
कॉम के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, ऐप के अंदर मेन डॉट जावा होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये अभी आपको यहाँ पे मॉड को नहीं देना है, ये आपका कब आएगा, ये मॉड्यूल्स वाला जो ये मॉड्स है ये जब रन करेंगे तब ये फोल्डर जनरेट होगा, तो इसको अभी हम स्किप करने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप की हमारी यहाँ पे हायरार्की होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पे इस जो ये जो ऐप है इसको थोड़ा सा VS कोड में चलते हैं और इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं कि कैसे आपका ये मॉड्यूल्स बनने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इसका कोड शॉर्ट हो जाए और टाइम कम लगे, इसीलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है और मैं यहाँ पे आपको शो करवाने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ A to Z। देखो ये मॉड्यूल सिस्टम यहाँ पे मैंने एक बना लिया है, ये आपका प्रोजेक्ट रूट हो गया। अब इसके अंदर आपको सिर्फ राइट क्लिक करके VS कोड को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जैसे मैं VS कोड को ओपन करता हूँ तो देख सकते हो सेम जैसे मैंने SRC के अंदर दो यहाँ पे मैंने देखो बताए थे कि आपको मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और 2 मॉड्यूल्स बनाने के बाद में अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा और इस कॉम के अंदर एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर क्या होना चाहिए, मेन डॉट जावा होना चाहिए। एंड सेम चीज यहीं पे ग्रीटिंग्स में होगा, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, कॉम के अंदर एग्जाम्पल के अंदर ग्रीटिंग्स के अंदर ग्रेटर डॉट जावा। तो ये आपको यहाँ पे काम करना था जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। अब जब यहाँ पे आपका पूरा हायरार्की क्रिएट हो चुका है, कुछ इस टाइप से आपकी हायरार्की बनेगी। अगर इसमें अब यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा के अंदर क्या है, ये जो ग्रीटिंग्स है इसके अंदर जो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा था इसके अंदर देख सकते हो क्या है कि मैंने आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे पैकेज होगा, पैकेज का नेम डालना है। ठीक है, क्योंकि यही पैकेज का ही मॉड्यूल क्रिएट होगा और इसके अंदर मैं ये जो पैकेज का मॉड्यूल है, जो पैकेज है, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट का मतलब है कि मैं दूसरे मॉड्यूल में इसको यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। समझ में आ गया। ऐसे मैं यहाँ पे ऐप की जो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें देखो आपको क्या करना है, पैकेज का नेम डालना है जो कि मॉड्यूल के साथ में ये लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखो मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, ग्रीटिंग्स वाले पैकेज की, इसलिए यहाँ पे मैंने रिक्वायर किया। मतलब जहां से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको आपको यूज करना है उसके अंदर एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा और जहां पे यूज करना है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा की फाइल को लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये पूरा सैंपल PDF में दे दूंगा, कैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। ऐसे देख सकते हो जो हमारी कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ग्रीटिंग्स के अंदर ग्रेटर डॉट जावा थी, इसको देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपको पैकेज का नेम तो आपको लिखना ही आता ही होगा। पैकेज का नेम कैसे है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ग्रीटिंग्स। देखो कॉम एग्जाम्पल ग्रीटिंग्स, तो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ग्रीटिंग्स आ गया। अब इसी के अंदर आपको देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर नाम की क्लास बनाई, जिसके अंदर एक मेथड बना लिया जो कि रिटर्न कर रहा है हेलो मॉड्यूल सिस्टम। ठीक है, और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब आप कोड को कॉपी करें, पेस्ट करें, उसके बाद फाइल को सेव जरूर कर लें। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो एक मेन डॉट जावा फाइल होगी, इसको भी मैं समझा देता हूँ। ये आपको कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ऐप के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पे पैकेज का नेम लिखना है। अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ग्रेटर को। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रेटर को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ग्रेटर, और ग्रेटर डॉट गेट ग्रीटिंग करेंगे तो हेलो जावा मॉड्यूल यहाँ पे सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा यहाँ पे मॉड्यूलिंग काम करती है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाले कोड को कॉपी कर लेना है। ये पहली वाली जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, PDF से कॉपी कर लें। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया। मुझे यहाँ पे रन करना है, तो रन करने के लिए आपको जस्ट एज इट इज यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे जो देखो ये 3 लाइन में, इनको 3 लाइन में नहीं, आपको सिर्फ एक ही लाइन में यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से करना है। ठीक है, अब इसको आपको सिंपल यहाँ पे रन करना है। जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे तो देख सकते हो मॉड्स नाम का फोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर ग्रीटिंग्स होगा। ग्रीटिंग्स के अंदर मॉड्यूल क्लास इन्फो फाइल होगी क्लास की, और यहाँ पे ग्रीटिंग डॉट क्लास, मतलब जो भी रन होकर के जो क्लास फाइल्स बनती थी कंपाइल होने के बाद में, बस वही फाइल्स एक अलग सेपरेट फोल्डर में बन गई, बस इतना ही है। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो यहाँ पे कमांड है उसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो देखना है कि इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे एक ही लाइन में सभी को लिखना है क्योंकि ये अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं इसको समझा देता हूँ इस कमांड का मतलब क्या है कि देखो जावा सी -d mods का मतलब क्या है, mods.com.example.app, मतलब इस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइल सेव होंगी। और जो मॉड्यूल का पाथ होगा, जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, इस मॉड्स फोल्डर के अंदर मिलेंगे। देख सकते हो इस मॉड्स के फोल्डर के अंदर ग्रीटिंग्स को मैंने यूज किया है ना, तो ग्रीटिंग्स इसके अंदर मिलेगा ना, तो यही इसका कहने का मतलब है। और यहीं पे देख सकते हो src com.example.module को मैं रन करना चाहता हूँ, कंपाइल करना चाहता हूँ सॉरी, और src com.example.app com example app और उसके अंदर main.java, मैं इसको भी यहाँ पे कंपाइल करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स आ चुके हैं कंपाइल होकर के, com.example.app com.example.greetings। अब इसके अंदर आपको com
के अंदर यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर डॉट क्लास मिल जाएगी और मॉड्यूल इन्फो डॉट क्लास मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कॉम, और कॉम के अंदर आपको मेन डॉट क्लास मिल जाएगी और यहाँ पे मॉड्यूल इन्फो डॉट क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर वाली कमांड को भी समझाना चाहूंगा, जावा सी -d या -d कह सकते हो, ये डायरेक्टरी को बताता है कहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है। तो हमें कहाँ पे module.com.example.greetings के अंदर सेव करना है, वहीं पे src com.example.greetings मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, ये पहली फाइल को रन करना था। यहाँ पे देख सकते हो ये इसके अंदर ये वाली फाइल को रन करना था और एक ये वाली फाइल को रन करना था। तो मैंने दोनों के यहाँ पे पाथ को दे दिया है। तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर था एज इट इज वही मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे पास किया और इससे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी फाइल्स रन हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल तो हो गई, अब मुझे क्या करना है, रन करना है। तो रन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कमांड दे दिया, आपको सिंपल एज इट इज कॉपी करनी है और यहाँ पे जाकर के आपको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करके रन करेंगे देन देख सकते हो हेलो मॉड्यूल सिस्टम आ चुका है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरी मॉडलिंग करते हैं। ये हो सकता है एक टाइम पे लग रहा हो कि बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब बहुत बड़ा आपका जब प्रोजेक्ट हो जाता है देन वहां पे ये बहुत ईजी हो जाता है मैनेज करना। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे अगर सपोज अगर आपको ग्रीटिंग में कोई काम करना है तो इसमें काम करेंगे, ऐप में काम करना है तो इसमें काम करेंगे, तो देख सकते हो सेपरेट बनते जा रहे हैं। ऐसे आपको कोई दूसरा एक और मॉड्यूल यूज करना है, अलग से मॉड्यूल बना लो, तो इनमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बेनिफिशियल होते हैं और आपको ये मॉड्यूलरिटी आपको यूज ही करनी पड़ेगी जब आप कोई कंपनीज में जाते हैं या कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो आपको ये आना ही चाहिए और इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये एग्जाम में भी आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने आपके लिए कोड दे दिया है, वहां पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अगर कोई भी डाउट आता है, सपोज आप बना रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा है, देन आप कमेंट बॉक्स में हमसे भेज वो जो प्रॉब्लम आए वो बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे उसकी पिक्चर सेंड कर दें तो मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, वेल ये वाली हमारी यूनिट यहाँ पे एंड होती है। जितने भी टॉपिक्स थे हमारे जावा न्यू फीचर्स के, यहाँ पे हमें 5 वीडियोस लगे इसको कवर करते हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो भी यहाँ पे टॉपिक्स से बहुत अच्छे से डीप में भी गया हूँ और जो टॉपिक्स लगे कि इंपॉर्टेंट कम होंगे उनको मैं थोड़ा ऊपर से भी बता दिया था। और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप सिंपल आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।